तो एक बार ग्रुप में मैसेज कर दो कि क्लास शुरू हो चुकी है, ठीक है, ताकि हम लोग, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। मैंने आपको बताया कि अगर आपने ये क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए, ठीक है, अगर आपको पता चल गया कि सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि आपने तुक्के से आंसर दे दिए और आपने सोचा कि, और गलती से तुक्का आपका सही भी बैठ गया, ठीक है, यहाँ तो तुक्का चल जाएगा एग्जाम में। इन केस अगर आपका तुक्का नहीं चला तो उस केस में क्या करोगे? तो प्लीज मेक श्योर कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो उस पर्टिकुलर टॉपिक की, ठीक है। ये नहीं कि हवा में आंसर दे दिया और आप मन ही मन अपने आप खुश हो रहे, अरे यार देखा मेरे तो तुक्का भी सही बैठ गया। तुक्का हमेशा सही नहीं बैठता, ठीक है, स्पेशली एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं बैठता। तो प्लीज मेक श्योर कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो बेसिकली। ओके, तो एक बार ग्रुप में मैसेज कर दिया आपने? ग्रुप में मैसेज कर दिया आपने? जी कर दिया। जीडीपी डिपेंड करता है इन्फ्लेशन पर। जीडीपी क्या होता है पहले तो ये बताओ देवी जी, जीडीपी क्या होता है? मिस सारा, जीडीपी क्या होता है ना, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी तो जीडीपी हमारा बढ़ेगा। बताओ, सपोज करो, जैसे आपको स्क्रीन पर लिख के दिखाते हैं, एक सेकेंड, देखो मैम, सपोज करो हमारे इकोनॉमी में दो ही आइटम्स बनती हैं, ठीक है, और उनमें एक आइटम का दाम है सपोज 100 रुपए, ठीक है। तो हमारे देश का जीडीपी कितना हुआ? कितना हुआ हमारे देश का जीडीपी? जीडीपी क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। हमने हमारी इकोनॉमी में दो ही गुड्स बन रहे हैं और उनकी एक की कीमत है 100 रुपीज, तो हमारा जीडीपी कितना हुआ? 200। वेरी गुड, ठीक है, 200 हुआ। ये हमने देखा कि बात हुई सन 2010 की, ठीक है। सपोज हमने 2010 में लिया कि हमारे देश का जीडीपी था 2010 में 200 रुपए, ओके। फिर हमने 2015 में देखा हमारा जीडीपी कितना, ठीक है। अब सपोज करो इकोनॉमी में, सपोज करो इकोनॉमी में सिर्फ उतनी ही, अभी भी दो ही आइटम्स बन रही हैं, ठीक है। या 2015 लेने के बजाय सपोज करो 2000 हमने 13 ले लिया, ठीक है। दो ही आइटम्स बन रही हैं और उनका दाम बढ़ के 100 से सपोज हो गया 150 रुपए, ठीक है। तो अभी जीडीपी कितना हो गया अपना? अभी जीडीपी कितना हो गया हमारा? 300 रुपए हो गया, ठीक है ना सर। तो यानी महंगाई कितनी बढ़ी? यानी जो गुड्स थे, जो टोटल नंबर ऑफ गुड्स थे वो सेम थे हमारे, यानी इधर भी दो हैं इधर भी दो हैं, बट जो प्राइस डिफरेंस है, यानी जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वो कितनी बढ़ी? 50 रुपए बढ़ी ना, 50 रुपए बढ़ी, ठीक है। तो आपने पूछा कि इन्फ्लेशन और जीडीपी का क्या रिलेशन है, तो यहां से हम पता लगा सकते हैं कि इन्फ्लेशन कैसे बढ़ी। ये तो हो गया हमारा, सपोज करो बेस ईयर का जीडीपी, जिसको हम रियल जीडीपी कहते हैं। जब मैं कराऊंगा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में डिफरेंस कराऊंगा। ये तो हो गया हमारा बेस ईयर का, ठीक है। जैसे सपोज करो हम सीपीआई में, डब्ल्यूपीआई में बेस ईयर लेते हैं ना, कि किसी पर्टिकुलर ईयर से कंपैरिजन करते हैं ना। जैसे सीपीआई में क्या है हमारा बेस ईयर, क्या है याद करो, बताया था मैंने आपको, बेस ईयर बताया था। सीपीआई का क्या है, डब्ल्यूपीआई का क्या है, आईआईपी का क्या है? 2011-12, वेरी गुड, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर ईयर से कंपैरिजन करते हैं ना कि उसके मुकाबले हमारा कितना बड़ा, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर ईयर होता है उसको बोलते हैं, जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे 2010 दिया, ठीक है। यहाँ पे ये जो 2010 का जो जीडीपी है ये है हमारा रियल जीडीपी, ठीक है, ओके। और ये जो 2013 हमने यहाँ पे लिया है ये क्या हो गया? नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, यानी कि करंट ईयर के प्राइसेस जिसमें देखने हैं, ओके। तो अभी इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए, ओके। ये इतना समझ में आया कि कैसे जीडीपी और इन्फ्लेशन का आपस में थोड़ा सा रिलेशन है, ये समझ में आया? ओके ओके ओके, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। इनफैक्ट मैंने बीच में कुछ कंसेप्ट जैसे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में
थोड़ा एक्सप्लेन करके नहीं बताया था, तो आई मेक श्योर कि इस स्लाइड में वो सभी हमने कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक काम करिए आप सभी लोग, एक पेपर ले लीजिए, A4 साइज की शीट ले लीजिए और हाथ में पेन ले लीजिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपने आंसर्स मार्क करने हैं। जैसे सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1 के आगे हाइफन डाल के उसका आंसर लिखना है। ओके, अपनी शीट पे आंसर लिखना है, ठीक है। तो लास्ट में हम आप सभी ने देखना है, मतलब रिलीजियसली फॉलो करना है, इसमें कोई चीटिंग मत करना, ठीक है। कोई मैं देख तो रहा नहीं हूं कि तुमने क्या लिखा क्या नहीं, बट एक आप खुद देखना कि अगर आप 30 में से जितने भी क्वेश्चन है, अप्रोक्स 32 क्वेश्चन है, 25-30 क्वेश्चन है, ओके। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग जेन्युइनली टेस्ट का आंसर दो, ओके। और जो क्वेश्चन गलत होता है तो साइड में लिखना है अपने ब्रैकेट डाल के कि मतलब मैंने क्या सोचा था और क्वेश्चन ने क्या पूछा था, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ दो, ठीक है। फिर हम एक्सप्लेन करेंगे, देन यू कैन जॉट डाउन, ओके। तो रिलीजियसली सभी टेस्ट देंगे, ठीक है। कोई चीटिंग नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि चीटिंग करोगे तो अपने ही नुकसान करोगे। तो सभी ने पेन पेपर ले लिए हैं सभी ने, ठीक है। शुरू करें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। सभी को समझ आ गया, ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चन शुरू शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्ट द अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का उल्टा क्या होता है? और ऑप्शंस आर स्टैगफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन और डीफ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन का ऑपोजिट क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, डिफ्लेशन। मैंने आपको कई बार बताया डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है। बेसिकली इन्फ्लेशन का मतलब सबसे पहले पता होना चाहिए कि जनरल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वुड इंक्रीज। जो प्राइसेस हैं गुड्स और सर्विसेज के वो एकदम से बढ़ जाते हैं, तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी महंगाई कहते हैं, ठीक है। डिफ्लेशन इसका उल्टा होता है, यानी कि जनरल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वुड डिक्रीज। आप लिख सकते हो डेफिनेशन, ठीक है, साइड में ब्रैकेट डाल के डिफ्लेशन की डेफिनेशन लिख सकते हो। जनरल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लिख लो आप, जनरल प्राइसेस ऑफ, क्योंकि आपको ना ऑप्शन के साथ आप जैसे सपोज करो फर्स्ट का आंसर हाइफन डाल के आपने 4 लिखा, ठीक है, ब्रैकेट में इसकी डेफिनेशन भी लिख लो तो ध्यान में रहेगी। डिफ्लेशन मींस जनरल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एन इकोनॉमी falls for a significant period of time. General prices of goods and services of an economy falls for a significant period of time. Okay. स्टैगफ्लेशन की डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको बताया था, इसको ऐसे याद रख लेना। क्या बताया था? आई प्लस यू प्लस एस, यानी कि जब इन्फ्लेशन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी हो और स्लो डाउन भी हो। ओके, IUS स्टैगफ्लेशन मींस IUS इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट प्लस स्लो डाउन। ओके, तो प्लीज मेक श्योर कि आप साइड में ही आप ऐसे हाइफन डाल के लिख लो I प्लस यू प्लस एस, ठीक है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है इन्फ्लेशन। अगर आपको नहीं याद, आपको लगता है कि मेरे को ये वर्ड्स निमोनिक्स नहीं याद रहेंगे, तो आप पूरा लिख सकते हो इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट प्लस स्लो डाउन। ओके, हाई डिसइन्फ्लेशन क्या था? डिसइन्फ्लेशन का मतलब मैंने आपको बताया था डिक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि जब महंगाई की दर धीरे धीरे कम हो रही है। डिक्रीज इन, इसी के आगे लिख सकते हो आप ऐसे, डिक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि जो महंगाई की गति है वो भी क्या हो गई है? कम हो गई है। डिक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और आप इसको ये भी कह सकते हो स्लोइंग डाउन द इन्फ्लेशन, ठीक है। या तो ये लिख लो डिक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, या फिर लिख सकते हो स्लोइंग इन्फ्लेशन, स्लोइंग, डिक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हो स्लोइंग इन्फ्लेशन। ओके, स्लोइंग इन्फ्लेशन। ओके, हाइपर इन्फ्लेशन तो पता ही होगा आपको, मैंने बताया था कि एक्सिलरेटिंग, एकदम से एक्सेस हो जाना, एकदम से बढ़ जाना, ठीक है, उसको हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है, एकदम से एक्सिलरेट हो जाना, ठीक है, तेज गति से, ठीक है, एक्सिलरेटेड इन्फ्लेशन, ठीक है, AI। तो इस तरह से आप, मतलब देखा हमने बिल्कुल
वर्ड्स का यूज नहीं किया, कोई सेंटेंसेस का यूज नहीं किया, बट वी विल मेक श्योर कि हम नोट स्टैगफ्लेशन हम सिर्फ ये देखें आई प्लस यू प्लस एस तो एकदम से हमारे माइंड में क्लिक कर दे, यानी इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट प्लस स्लो डाउन। ओके, डिसइन्फ्लेशन डिक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और स्लोइंग डाउन स्लोइंग इन्फ्लेशन एस आई स्लोइंग इन्फ्लेशन। ठीक है, निमोनिक्स से सिर्फ ऐसे याद करो। ठीक है, इस तरह से आपके नोट्स जो है वो काफी अच्छे बनेंगे और छोटे बनेंगे। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन के आगे एआई लिख दिया, यानी एक्सेलरेटेड इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, इन्फ्लेशन इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो ये समझ में आया, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो इस तरह से नोट्स बनाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी। So our next question is, which out of the following is phenomenon that leads to demand pull inflation? मतलब कि इनमें से किसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है। ठीक है, यानी डिमांड इन्फ्लेशन होता क्या बेसिकली। ठीक है, इट इज अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी आउटस्पेसिस मतलब कि जब एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, किसके कंपैरेटिवली, एग्रीगेट सप्लाई के। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हमारे को ये कह रहा है कि जब एग्रीगेट डिमांड आपकी बढ़ गई है, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। ओके, और दूसरी सिचुएशन क्या कह रहा है, इट इज अ सिचुएशन ऑफ persistent rise in inflation along with the dip in growth and increase in unemployment। वो कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है और इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है और प्लस स्लो डाउन भी है, यानी विद डिप इन ग्रोथ। ठीक है, तीसरी है, ये तो जाहिर सी बात है, इसकी डेफिनेशन ये किसकी है, किसकी लग रही है डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है सर स्टैगफ्लेशन की। ठीक है, देख सकते हो आप। उसके बाद है तीसरी, इट इज सिचुएशन कॉज्ड बाय इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ इनपुट्स लाइक लेबर और रॉ मटेरियल एटसेट्रा। ठीक है, जब वो कह रहा है कि जब इनपुट के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, याद है मैंने आपको बताया था कि जब इनपुट के प्राइसेस बढ़े तो वो कौन सी इन्फ्लेशन होती है। देखते हैं कौन सा महानुभाव बताएगा। वेरी गुड शिवम, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। वेरी गुड, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ना, जब आपके रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश, यानी दाम बढ़ गया। ओके, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन सीपीआई। ओके, तो यानी दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन भी नहीं है, लास्ट देख लेते हैं। इट इज अ सिचुएशन व्हेन अ नेशन एक्सपीरियंस वेरी हाई एंड एक्सेलरेटेड इन्फ्लेशन। ये कौन सी इन्फ्लेशन हुई, ये कौन सी, किसकी डेफिनेशन है, वेरी हाई एंड एक्सेलरेट, हाइपर इन्फ्लेशन। वेरी गुड सोफिया, वेरी गुड शिवम। ओके, हाइपर इन्फ्लेशन। तो आंसर कौन सा हुआ, जाहिर सी बात है हमें पहले में ही पता चल गया था, बट वी विल मेक श्योर कि कौन सा ऑप्शन क्लोज है। ठीक है, इस डेफिनेशन के। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जाहिर सी बात है ना, डिमांड पुल यानी डिमांड बढ़ी। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज आउटस्पेसिस द एग्रीगेट सप्लाई, सो द करेक्ट आंसर इज 1। ओके, वेरी सिंपल। बट क्या है ना, आपको हर एक ऑप्शन के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। इस फॉर्मूले को बोलते हैं सर 4:1 फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को बोलते हैं, ये हमारे गुरुजी ने हमें बताया था, 4:1 फॉर्मूला। 4:1 फॉर्मूला का मतलब क्या होता है कि सर आपको कोई भी क्वेश्चन आए, सपोज इन केस आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी टॉपिक के ऊपर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो यू विल मेक श्योर कि आपने चारों ऑप्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, जैसे हमने ये वाला किया तो आपको चार ऑप्शन के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि इस ऑप्शन का मीनिंग क्या है बेसिकली। ठीक है ना, कुछ ऑप्शन खराब भी होते हैं, उनको छोड़ देना हमने। ठीक है, बट वी विल मेक श्योर कि कोई अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन दी है या किसी में कोई इंफॉर्मेशन है तो उसको हम जॉट डाउन कर लें। ठीक है, ताकि वो आगे आने वाले, इससे क्या होगा ना, आपके अराउंड 2 से 3 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक टॉपिक करने से, एक क्वेश्चन करने से 2 से 3 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आ गया तीसरा क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज फिनोमिनन दैट लीड्स टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ओके, फर्स्ट इट इज अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी आउटस्पेसिस एग्रीगेट सप्लाई। ये अभी हमने पढ़ा, किसकी डेफिनेशन है, ये किसकी डेफिनेशन है, अभी पढ़ा यार, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। ओके, और दूसरी सिचुएशन है, इट इज सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंट राइज इन इन्फ्लेशन विद डिप इन ग्रोथ एंड इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, स्टैगफ्लेशन की। थर्ड इज, इट इज सिचुएशन कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन प्राइसेस of inputs like labor, raw material, etc. So our right answer would be 3. Okay. Fourth option is
वहीं एक्सेलरेटेड इन्फ्लेशन का आ गया, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन का आ गया। ओके, तो राइट आंसर इज 3। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, इनके स्क्रीनशॉट्स ले लो या आप इनको जॉट डाउन कर लो क्वेश्चंस को, और आपने इनके आगे फिलअप करने हैं। ठीक है, इज इक्वल टू डाल के ये किसकी डेफिनेशन है, ये किसकी डेफिनेशन है, या कोई वर्ड लिखा हुआ है, सपोज करो कोई जैसे सपोज स्टैगफ्लेशन लिखा है तो उसके आगे हाइफन डाल के आपने डेफिनेशन लिख लेनी है। ओके, तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप पूछ रहा है। इन्फ्लेशनरी गैप इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन, इन्फ्लेशनरी गैप कब होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज व्हेन रियल जीडीपी इज मोर देन पोटेंशियल जीडीपी, व्हेन इट इज लेस देन पोटेंशियल जीडीपी, व्हेन इट इज इक्वल टू पोटेंशियल जीडीपी, एंड व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज मोर देन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? मैंने बताया था। वेरी गुड बिंदु, वेरी गुड मुस्कान, जोबन, वेरी गुड। इसका राइट आंसर है सर 1, व्हेन रियल जीडीपी इज मोर देन पोटेंशियल जीडीपी। सभी को पता है रियल जीडीपी क्या होता है, पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप पता क्या होता है? कोई बच्चा हो जिसको नहीं पता हो इन्फ्लेशनरी गैप? अच्छा, बता दें सर। अच्छा, इन्फ्लेशनरी गैप सर मैंने आपको बताया था। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? जब आपके रियल जीडीपी में और पोटेंशियल जीडीपी में डिफरेंस आ जाए उसको इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जब रियल जीडीपी आपका पोटेंशियल जीडीपी से ज्यादा हो, ठीक है, ये गैप आ जाए। अब आप कहोगे सर ये रियल जीडीपी क्या होता है, पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है? पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है सर? पोटेंशियल का मतलब समझ में आया? यार मैंने कराया था लास्ट क्लास में, याद करो, मैंने ऐसे बताया था, वो बताया था ना, 100 नंबर है, आप जाओगे वो तोतापरी बन के जाओगे, सर मेरे को 100 में से 101 दे दो। वो याद है एग्जांपल लास्ट क्लास में समझाया था। पोटेंशियल जीडीपी मतलब कि आपका पोटेंशियल कितना है सर। ठीक है, आपका सपोज करो आपका पोटेंशियल है कि सर 100 में से 90 ला सकते हो आप। ठीक है, या 100 में से 100 लेके आ सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं ला सकते। ठीक है, यानी कि व्हेन इन्फ्लेशन वर्क्स एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी सभी को रोजगार मिला हुआ है, कोई बेरोजगार नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर सभी काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि इकोनॉमी का जीडीपी इतना ही जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। ठीक है, उस केस में सपोज करो हमारा जीडीपी हो गया, सपोज करो 20 करोड़ रुपए। ठीक है, जब फुल एम्प्लॉयमेंट यानी हमारी इकोनॉमी पूरी अच्छी तरह से काम कर रही है। रियल जीडीपी में क्या होता है? अब सपोज करो हमारा पोटेंशियल तो है 20 करोड़। ठीक है, लेकिन रियल जीडीपी हमारा कितना है? सपोज करो हमारा रियल जीडीपी हो जाता है 30 करोड़। ठीक है, अब ये 30 करोड़ किसकी वजह से हुआ? सपोज करो यहाँ पे जो 20 करोड़ है ये बना था सर, हमारी इकोनॉमी में सिर्फ 20 गुड्स बनते थे। ठीक है, दो गुड्स ले लेते हैं, दो गुड्स बनते थे और हर एक की कीमत, हर गुड की कीमत थी 10 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 2 इंटू 10 हो गया 20 करोड़ रुपीस। ठीक है, अभी हमारा ये जो रियल जीडीपी है ये था 30 करोड़। ठीक है, ये 30 करोड़ कैसे था? ये 30 करोड़ कैसे था? जब आपके इकोनॉमी में सपोज करो दो ही चीजें बन रही हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रत्येक गुड्स है उसकी कीमत बढ़ के कितनी होगी? 15 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये जो इंक्रीज हुआ है जीडीपी में, जो हाइक हुआ है, ये किस वजह से हुआ? देखो गुड्स तो इक्वल उतने ही बन रहे हैं, पहले भी दो बन रहे थे, अभी भी दो बन रहे हैं, और पहले भी दो बन रहे थे। ओके, तो यानी कि जो इंक्रीज हुआ है ये किस में हुआ है? प्राइस में हुआ। जाहिर सी बात है ना, पहले 10 था अभी 15 है। ठीक है, तो ये जो 5 रुपए का राइज हुआ है रियल जीडीपी में, ठीक है, ये जो गैप आया 5 करोड़ का जो गैप आया, ठीक है, इसको इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। ठीक है, व्हेन रियल जीडीपी इज मोर देन पोटेंशियल जीडीपी। ठीक है, और जो दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है, रियल जीडीपी इज लेस देन पोटेंशियल जीडीपी, ये डेफिनेशन दी हुई है सर, किसकी दी हुई है, कोई बताएगा? ये दी हुई है सर डिफ्लेशनरी गैप की। ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप की। ओके, ओके, तो प्लीज मेक श्योर कि आपको सभी डेफिनेशंस प्रॉपर याद हो।
ऐसी कोई है नहीं व्हेन रियल जीडीपी इज इक्वल टू पोटेंशियल जीडीपी, ऐसी नहीं है। तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप तब जीरो होगा। ओके, मतलब कि इसमें इकोनॉमी मतलब बढ़िया चल रही है, ये भी कोई डेफिनेशन नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज मोर देन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, हाँ, एक इक्विलिब्रियम मतलब कहने को है, कोई डेफिनेशन नहीं है ये, ठीक है। इक्विलिब्रियम व्हाट, इक्विलिब्रियम मतलब किसका इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। ओके, तो ठीक है, ये समझ में आया, इन्फ्लेशनरी गैप समझ में आया। आगे चलते हैं हम लोग। डिफ्लेशनरी गैप अभी बता दोगे जल्दी से, क्या होगा इसका? अभी बताया मैंने, इसका उल्टा सेकंड। वेरी गुड, उसका राइट आंसर होगा सर सेकंड, व्हेन रियल जीडीपी इज लेस देन पोटेंशियल जीडीपी। ठीक है, पोटेंशियल जीडीपी समझ में आया, व्हेन इकोनॉमी वर्क्स एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ओके, उसको पोटेंशियल जीडीपी बोलते हैं। उसके बाद आता है सर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज फिनोमिनन दैट लीड्स टू स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन सर कितनी बार मैंने आपको बता दिया, तो अभी सही आंसर देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। So our first option is, it is a situation when aggregate demand in an economy outpaces aggregate supply. The second option is, it is a situation of persistent rise in inflation along with dip in growth and increase in unemployment। यार मैंने पहले बोला था यार कि मेरे को क्वेश्चन रीड आउट करने दिया करो, ऐसे मत दिया करो प्लीज। पता है क्या है, जो बच्चे बेचारे जिनको नहीं पता ना, वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि जब तक मैं क्वेश्चन ना पूरा पढ़ू ना, तब तक आंसर मत दिया करो प्लीज, ठीक है, रिक्वेस्ट है यार। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंट राइज इन इन्फ्लेशन along with dip in growth and increase in unemployment। Okay, तीसरी है, it is a situation caused by increase in prices of input like labor, raw material, etc। The fourth option is, it is a situation when a nation experience very high end। अभी ये इतनी बार बार कराया तो अभी तो ध्यान हो जाए। फोर्थ किसकी डेफिनेशन है, जल्दी से बताएंगे? फोर्थ डेफिनेशन है किसकी? हाइपर इन्फ्लेशन की। ओके सर, थर्ड डेफिनेशन किसकी है? थर्ड किसकी है, जल्दी से? थर्ड किसकी है? कॉस्ट पुश की, सीपीआई की। ओके, फर्स्ट किसकी है? फर्स्ट किसकी है? डीपीआई की, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। ठीक है, सेकंड किसकी है? सेकंड सेकंड है सर आपकी स्टैगफ्लेशन की। ओके, उसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसी में ही स्टैग, इसी डेफिनेशन में ही, मतलब वही तीनों वर्ड्स छुपे हुए हैं। कौन से? आई प्लस यू प्लस एस। ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे आपको तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्लियर हो जाएगा, इसी के बीच में आई प्लस यू प्लस एस। ठीक है, देख लेते हैं हम कहाँ पे ये वर्ड्स छुपे हुए हैं। आई मतलब इन्फ्लेशन, वो कह रहा है सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंट राइज इन इन्फ्लेशन। ठीक है जी, पहली स्टेटमेंट, पहला ऑप्शन तो हो गया हमारा क्लियर। दूसरी कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट भी है, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ये लाइन आ गई। ठीक है, ये भी सही हो गया। उसके बाद स्लो डाउन कह रहा है अलोंग विद डिप इन ग्रोथ, ग्रोथ में कमी आ जाना, स्लो डाउन भी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने डेफिनेशन समझनी है। ओके, प्लीज मेक श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो यार फटाफट जल्दी से दे दो, हाइपर इन्फ्लेशन इनमें से कौन सा है? मैं ऑप्शन रीड आउट नहीं करूंगा। फोर्थ, वेरी गुड सोफिया, वेरी गुड शिवम, शहनाज, बिंदु, हरसिमरन, वाह जी वाह, छा गए छा गए। तो इसी तरह से आपने आंसर्स देने हैं। ठीक है, एग्जाम में भी इसी तरह से देने हैं। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे क्वेश्चंस का जो क्या कहेंगे उसको, मुश्किलात है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, यानी जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन दैट लीड्स टू डिफ्लेशन। डिफ्लेशन किसकी वजह से होता है, या इनमें से कौन सा फिनोमिनन है जिसको डिफ्लेशन बोलते हैं? तो ऑप्शन इज, our options are, it is a decrease in the rate of inflation, slowdown in the rate of increase of the general price level of goods and services। दूसरा है, it is a situation of persistent rise in inflation along with dip in growth and increase in unemployment। ठीक है, it is a situation where prices fall continuously or have tendency to fall। okay, fourth है, it represent price rise in all goods and services but does not include articles from food and energy sector। तो इसका क्या आंसर होगा? शिवम, वेरी गुड,
हरसिमरन वेरी गुड। ठीक है, इसका आंसर 3 है। जिन्होंने 1 दिया है वो बिल्कुल गलत है। इसका थर्ड आंसर है, इट इज अ सिचुएशन वेयर प्राइसेस फॉल कंटिन्यूअसली, जैसा कि डिफ्लेशन में बताया था, और हैव टेंडेंसी टू फॉल। ओके, चौथी किसकी डेफिनेशन है, कोई बताएगा? बताने वाले की फुल इज्जत की जाएगी। फोर्थ ऑप्शन किसकी डेफिनेशन है? जल्दी, फोर्थ ऑप्शन किसकी डेफिनेशन है? वेरी गुड शिवम, कोर की है बिल्कुल। अहाना, क्या नाम है यार बच्चे का, अहाना, बड़े ही अलग सा नाम है। कोर इन्फ्लेशन, ओके। अच्छा, इस शाना, सॉरी, मेरे को एस वो एच लग रहा है। शन्ना, शन्ना, I'm राइट? मिस शन्ना और शाना, या शाना? इट्स शन्ना, शन्ना राइट। एनीवेज, लड़कों का नाम होता है ना इस तरह से, शाना बना देना, तो बड़ा शाना आदमी है। शाना समझते हो? शाना जो चतुर चालाक से बंदे होते हैं उनको शाना बोलते हैं। तो शन्ना का मतलब क्या हुआ देवी जी, पहले बताएंगे थोड़ा, मतलब ये शन्ना का मतलब क्या है, मेरे को ये बताएंगे? महिमा, शन्ना का मतलब महिमा होता है? वो जिसका नाम है उसे तो बताने दो। शन्ना का मतलब क्या होता है यार? वो कह रही आई डोंट नो, पता नहीं, माँ बाप ने रख दिया बस। चलो, एनीवेज, इट्स, वो कह रही इट्स जस्ट अ नेम। नहीं यार, मेरी बात नहीं समझे आप। कोई नाम होता है, अब किसी का नाम है, ठीक है, मेरा नाम दीपांशु है, उसको कोई मतलब होगा ना, अब, है ना? कोई, अब ज्योति का नाम है, मुस्कान नाम है, ठीक है, खुशी, ज्योति का नाम है ज्योतिका, ठीक है, तो कुछ तो मतलब तो होगा ना, वही मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, इट्स माई पेट नेम, कुत्ते का नाम था तो आपने अपना रख लिया, ऐसा क्या? अच्छा अच्छा, आ जाओ यार, आ जाओ, आ जाओ, कम टू द टॉपिक, बीच में तुम्हारे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, निक नेम है, ओके, तो रियल नेम कुछ और होगा। कम टू द टॉपिक, फोर्थ ऑप्शन क्या था? इट रिप्रेजेंट प्राइसेस, सॉरी, प्राइस राइज इन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बट डज नॉट इंक्लूड आर्टिकल्स फ्रॉम फूड एंड एनर्जी सेक्टर। ठीक है, तो ये तो है सर हमारे कोर इन्फ्लेशन की डेफिनेशन। ठीक है, आपको मैंने बताया था कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है सर, नॉन फूड और नॉन फ्यूल। ओके, नॉन फूड और नॉन फ्यूल। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखेंगे, तीसरा ऑप्शन तो डिफ्लेशन है। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, इट इज सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंट राइज इन इन्फ्लेशन, ये किसका है बताएंगे? ये बताएंगे दूसरा ऑप्शन किसका है? स्टैग का भाई, क्या लिख दिया आपने, स्टैगफ्लेशन का। ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन बताओ किसका? वेरी गुड हरसिमरन, डिसइंफ्लेशन का। फर्स्ट ऑप्शन है सर डिसइंफ्लेशन का, डिसइंफ्लेशन। ओके, प्लीज मेक श्योर कि आपको ये डेफिनेशंस पता हो, और आप लोग जॉट डाउन कर लें, ऑप्शंस के सामने ही जॉट डाउन कर लें। ठीक है, क्योंकि साथ के साथ जॉट डाउन करोगे, ठीक है, जो भी ऑप्शंस होंगे, तो इससे आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, मतलब आपको एक कंसेप्ट के साथ साथ दो दो तीन तीन टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर। तो आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो फटाफट बता देंगे, डिसइंफ्लेशन इसमें से कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन इज, इट इज, चलो चलो, वेरी गुड, शशांक ने आंसर दे दिया है, रोहित ने आंसर दे दिया, सारा, जोवन, चांदनी, वाह जी वाह, वाह जी वाह, छा गए हो, छा गए हो, छा गए हो। यार मेरे ना गर्दन में बल पड़ गया, क्रैम्प आ गया बहुत। एनीवेज, it is a decrease in the rate of inflation and slowing down in the rate of increase of the general price level of the goods and services। ठीक है, उसको बोलते हैं सर
डिसइंफ्लेशन, जिसको हमने एक और नाम भी दिया था, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, स्लोइंग द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, जब इन्फ्लेशन यानी महंगाई की जो गति है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, उसको डिसइंफ्लेशन बोलते हैं। ओके, यही बोल रहे हैं ना वो, डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि जो गति है इन्फ्लेशन की, महंगाई की गति है, वो थोड़ी कम हो रही है। ओके, या फिर आगे हाइफन डाल के उसने लिखा भी हुआ स्लोइंग डाउन इन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थोड़ा घुमा के लिखा हुआ, ट्रिकी किया हुआ है वो, देखो ध्यान से समझो वो क्या कह रहा है, स्लोइंग डाउन इन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो जनरल, यहां से देखो पढ़ना शुरू करो, जो जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, उसको स्लो डाउन किया है। जो जनरल प्राइस लेवल गुड्स और सर्विसेज का इंक्रीज हो रहा था उसको स्लो डाउन किया, उसकी गति कम हो गई है। ठीक है, उसको बोलते हैं सर डिसइंफ्लेशन। ओके, स्लोइंग इन्फ्लेशन इन शॉर्ट। ओके, दूसरी डेफिनेशन किसकी है, तो बताओ दो यार, कितनी बार बता दिया। दूसरी डेफिनेशन किसकी है, स्टैग की। तीसरी डेफिनेशन किसकी है, तीसरी किसकी है, तीसरी 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 डिफ्लेशन की। वेरी गुड दीक्षा। फोर्थ डेफिनेशन किसकी है, वेरी गुड हरमन, कोर की है। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो प्लीज मेक श्योर कि साथ के साथ अभी कोर इन्फ्लेशन इनमें से कौन सी है, जल्दी से बताएंगे फटाफट, कौन सा ऑप्शन सही है। वेरी गुड शशांक, वेरी गुड श्रुति, वेरी गुड सभी, बहुत बढ़िया। राइट आंसर इज फोर्थ। ठीक है, कितनी बार बता दिए, इट रिप्रेजेंट प्राइस राइज इन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बट does not include articles from the food and energy sector because it is non-food and non-fuel inflation. Okay, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये मेरे को एक बच्चे ने भेजा था तो इसलिए मुझे लगा कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी देखेंगे ध्यान से। एज पर द यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में आपने पढ़ा हुआ, द मैक्सिमम वेट हैज बीन असाइंड टू। ठीक है, इसमें भी वेटेज दी होती है आइटम्स को। ठीक है, जैसे कि सीपीआई में दी होती है, डब्ल्यूपीआई में दी होती है, आईआईपी में भी आइटम्स को वेटेज दी होती है। तो इसमें से करेक्ट आंसर वो पूछ रहे, मैक्सिमम वेट किसको दिया गया, प्राइमरी गुड्स को दिया हुआ है, इंटरमीडिएट गुड्स को दिया हुआ है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को दिया हुआ है और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स को दिया हुआ है। तो बताएंगे इसमें से राइट आंसर क्या है। ए, बिल्कुल सही जवाब, प्राइमरी गुड्स को मैक्सिमम वेटेज दिया, तो इसके भी आप वेटेज याद रख लेंगे। मैंने चार्ट डाल दिया, जैसे कि देख सकते हो, बेस ईयर 2011-12 आईआईपी का भी। ठीक है, इसमें प्राइमरी गुड्स को मैक्सिमम वेटेज दी हुई है 34.05%। देन इंटरमीडिएट गुड्स को उसके बाद दी हुई वेटेज 17.22। उसके बाद तीसरे नंबर पे है कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स 15.33। देन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को 12.84, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड्स को 12.34, देन कैपिटल गुड्स को 8.22। ओके, सीडीएस 2020 में आया था, वाह जी वाह। चलो फिर आगे भी आएगा, अभी सीएपीएफ का रह रहा है ना आपका। लो जी, क्वेश्चन दिखा दिया देवी जी। तो यार इकोनॉमिक्स के तो जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना उतनी ज्यादा क्लैरिटी। इकोनॉमिक्स का क्या मतलब, किसी के भी कर लो, पॉलिटी के उठाओ चाहे हिस्ट्री के उठाओ, ज्योग्राफी के, मतलब कोई भी सब्जेक्ट पे आपने महारत हासिल करनी है ना, उसके जितने मर्जी क्वेश्चन कर लो। मैथ्स कहते हैं ना, मैथ्स ऐसे नहीं होता, मैथ्स के जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है ना, कि और वही 3-4 ट्रिकें होती है मैथ में तो। ठीक है, घूम फिर के वही 3-4 ट्रिक्स लगनी होती है, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, बट खैर मैथ आपको इतना आना नहीं है, हाँ, सी सेट में तो इतना कुछ खास है नहीं, बट वैसे बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज कंसीडर्ड नेसेसरी इन एन इकोनॉमी, क्यों। वो कहता है कि कुछ हद तक महंगाई होनी चाहिए इकोनॉमी में, जरूरी क्यों। पहला ऑप्शन है इट एक्ट्स एज एन इंसेंटिव टू बूस्ट सप्लाई इन द इकोनॉमी। दूसरा है इट इंडिकेट्स दैट द करेंसी इज इन कंटिन्यूअस डिमांड बाय द पीपल। द थर्ड ऑप्शन इज इट अफेक्ट्स ओनली द रिच एंड नॉट द पुअर। द लास्ट ऑप्शन इज इट डज नॉट अफेक्ट द परचेजिंग पावर ऑफ वेजेस। वेरी गुड शिवम, वेरी गुड दीक्षा, शन्ना, मानवी, ज्योतिका, सोफिया, कांक्षा, रवीना, रोहित, दिलप्रीत, विक्टर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
तो लो, ये आपको मैंने बताया था कि लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जरूरी है, ठीक है। इट एक्ट्स एज एन इंसेंटिव टू बूस्ट सप्लाई इन द इकोनॉमी, मतलब कि एक मोटिवेशन सी मिलती है, ठीक है ना, एक तरह से कि मोटिवेशन की भाई अब आपको प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए, ठीक है। अब आपकी सपोज आप पेन मैन्युफैक्चर करते थे, तो पेन की कीमत जो थी पहले, हाँ वाटर बोतल वाला एग्जांपल, हाँ ठीक है, या पेन ले लें, आज हमारे पास पेन है, वाटर बोतल अभी दूर पड़ी हुई है पता नहीं, एनीवेज। तो पेन कभी 5 रुपए का बिकता था, अभी ये पेन हमारा 10 रुपए का बिकता है, ठीक है। तो हमने थोड़ी सी मोटिवेशन मिली कि अब हम ये पेन 100 के बजाय अब हम 200 मैन्युफैक्चर करेंगे ताकि हमें ज्यादा मुनाफा हो, ठीक है। सो बेसिकली इट एक्ट्स एज एन इंसेंटिव टू बूस्ट सप्लाई इन द इकोनॉमी, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। दूसरा ऑप्शन का कोई मतलब है नहीं। तीसरा ऑप्शन हो गया रेट अफेक्ट्स ओनली द रिच नॉट द पुअर, ऐसा तो नहीं है, दोनों को इक्वल मार पड़ती है, गरीब को भी अमीर को भी। चौथा ऑप्शन है इट डज नॉट अफेक्ट द परचेजिंग पावर ऑफ वेजेस, ठीक है, परचेजिंग पावर पे तो फर्क पड़ता ही है, जाहिर सी बात है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, ओके। ये क्वेश्चन बाद में करेंगे क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में मैंने आपको बताना है कुछ, उससे पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। Arrange the following items in the increasing order of their weight in the basket of consumer price index combined। इनमें से इन आइटम्स को वेट के अकॉर्डिंग लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले कम वेटेज किसको दी है और लास्ट में किसको सबसे ज्यादा वेटेज दी है। सबसे कम वेटेज इनमें से किसको है, उस हिसाब से लगा के बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। सी, वेरी गुड सर, वेरी गुड, छा गए जिन्होंने सी आंसर दिया, बिल्कुल सही जवाब। सबसे ज्यादा वेटेज फूड और बेवरेजेस को, आपको बताया होगा। अच्छा, बच्चे ना कई बार जल्दबाजी में लिखा होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर और करके आ जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो प्लीज मेक श्योर कि इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस यानी कि सबसे कम वेटेज दी हुई है और लास्ट में हमने सबसे ज्यादा वेटेज पे जाना है, ओके। सबसे ज्यादा वेटेज हम हमें बताया, कितनी बार मैंने आपको बताया कि फूड और बेवरेजेस को सबसे ज्यादा वेटेज है। उसके बाद खाना खाएंगे, खाना खाने के लिए क्या चाहिए, कमरे में लाइट चाहिए, फ्यूल चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद कपड़े पहनेंगे, जूते पहनेंगे, ठीक है। तो अवर करेक्ट सीक्वेंस इज 1 2 3, सो अवर करेक्ट आंसर इज सी, ओके। हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसका आंसर ए रहेगा, बिल्कुल सही जवाब ज्योतिका देवी जी, वाह, छा गया भाई, इतना दिमाग कहाँ से लाती हैं देवियां, शंख पुष्प भी रही हैं। क्या बात है, क्या बात है, देवी जी छा गई, ज्योतिका रानी, आय हाय क्या बात है। कैरी नॉट देवी, अच्छा, ज्योतिका रानी जी, वाह जी वाह, अच्छा गया आप। पहली बार देखा है बंदा अपने नाम के आगे इज्जत। कल क्या हुआ, मेरी मेरी जिम में ना एक लड़का आया, तो ही सेड कि ना भैया आप ना क्या कहते हैं कौन सा प्रोटीन खाते हो, तो उसकी ना मेरे को फोटो खींच के ना व्हाट्सएप कर देना। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा क्या नंबर है, तो ही जस्ट टुक माय फोन और उसने अपना नंबर सेव किया, मिस्टर बत्रा जी, मतलब मेरे फोन में अपना नाम सेव कर रहा है मिस्टर बत्रा जी। एक तो मिस्टर लगा रहा है, उसके बाद जी भी लगा रहा है मेरे फोन में। तो मैं कहा वाह बेटा, मेरे फोन में खुद को इज्जत। तो वैसे ही देवी जी ने कुछ इसी तरह का कुछ कारनामा किया, सेल्फ ऑब्सेस्ड। ज्योतिका रानी जी, वाह जी वाह, ज्योतिका जी छा गई आप। अच्छी बात है, अपना मुंह, अपने मुंह से अपनी तारीफ ना की तो क्या की, है कि नहीं। अपना मुंह है यार, अपने मुंह से अपनी तारीफ ना की तो क्या की, दूसरों की तारीफ तो कोई भी कर लेगा, अपने मुंह से अपनी तारीफ करो ना, कि नहीं। एक ही जिंदगी मिली है, फिर एक ही मुंह है, और अपने मुंह से अपनी तारीफ ना की तो इस मुंह का क्या फायदा हुआ। ठीक है ना। तो कभी मन डिमोटिवेट हो ना, कभी लगे कि पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, मतलब बहुत लो सा फील कर रहा है, बहुत जीवन में कुछ है ही नहीं, कोई स्वाद ही नहीं है, ठीक है। तो गए शीशे के आगे एकदम बाल बाल खड़े करके, मैं ही भगवान हूँ, ठीक है, ऐसे आंख बंद करके। तुम लड़कियां इस तरह से भी कर सकती हैं, तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हसीन, तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निरमा, ठीक है।
तो इस तरह से कुछ गुनगुना सकती है जिससे मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, अपनी तारीफ में कसीदे पढ़ लेना। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एनीवेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा अच्छा, वो कह रही तारीफ नहीं की सर, नाम पूरा बताया। अच्छा देवी जी, मान गए आपका नाम। आ जाओ। वो कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्योर ऑफ इन्फ्लेशन। वो कह रहा है इनमें से कौन सी चीज इन्फ्लेशन का इलाज नहीं है। ऑप्शन इज, फर्स्ट इज बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, सेकंड इज lowering the bank rate, the third is PDS public distribution system, the fourth one is lowering the budget deficit। तो बताएंगे, सही जवाब देने वाले की फुल इज्जत की जाएगी। वेरी गुड शिवम, वेरी गुड सोफिया। श्रुति आपने गलत दिया है, इसका करेक्ट आंसर है बी, इट्स बी, लोअरिंग द बैंक रेट। देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको कितनी बार समझाया, आरबीआई की पॉलिसी रेट्स होते हैं। आपको मान लो इन डेफिनेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको मैंने बताया था कि आरबीआई की जो पॉलिसी रेट्स होते हैं जैसे सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? अरे इंक्रीज करेगा हरसिमरन, बिल्कुल सही जवाब। वो इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने से होगा क्या? इंक्रीज करने से क्या होगा कि यानी कि बैंक के पास यानी कम पैसे बचेंगे। ठीक है, और अगर बैंक रेट इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक की ब्याज उसने ज्यादा कर दी है, कि बैंकों को बोला है कि भैया जो आप लोन दोगे ना, आगे जो कस्टमर को लोन दोगे उसमें ब्याज आप महंगी कर दो, ताकि कस्टमर आपसे महंगा लोन ले। ठीक है, या फिर ले ही ना, मेरा मेन पर्पस ये है कि कम लोन लें, लोग आपसे कम लोन लेंगे और कम स्पेंड करेंगे। ठीक है ना, इससे उनकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हमने बैंक रेट ही कम कर दिया, यानी अगर हम सस्ते ब्याज पे हम लोन देंगे तो उसका मतलब लोग ज्यादा लोन लेंगे, और महंगाई के टाइम पे तो ये काम हानिकारक हो जाएगा, क्योंकि सस्ते लोन दे दिए तो लोगों ने क्या कहते हैं, लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, इससे इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ सकती है। ओके, तो प्लीज मेक श्योर कि हमने इन जितने भी पॉलिसी रेट्स हैं इन्फ्लेशन, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, वो सभी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो प्लीज मेक श्योर दिस थिंग। पहला ऑप्शन है बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी कि अपनी कैपेसिटी के अनुसार प्रॉपर इसी तरह यूटिलाइज करना है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये मैंने आपको बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है, आपको याद हो, हमने इन्फ्लेशन की सेकंड वीडियो में करा था, तो ये आंसर तो आपको पता होना चाहिए। लोअरिंग द बजट डेफिसिट, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, बजट डेफिसिट क्या होता है कि जब आपका रिवेन्यू आपका एक्सपेंडिचर से कम हो, वो कहता है लोअरिंग डाउन द बजट डेफिसिट, यानी कि हमने एक्सपेंडिचर कम करना है, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, फालतू का एक्सपेंडिचर है, उसको कम करना है। तो बिल्कुल सही जवाब, इट इज अ क्योर ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, सो आवर करेक्ट आंसर इज बी, लोअरिंग द बैंक रेट। ओके, लिख रहे हो ना साथ साथ, बताया था, भूल भूल तो नहीं गए? लिख रहे हो ना मेरे भैया? हाँ, लिखते रहना भैया। आ जाओ बेटा आगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और सटीक क्वेश्चन। Which of the following curve shows that the inflation and unemployment have a stable and inverse relationship? Very good Diksha, very good Sophia, very good Rachana, Shivam, Meenu, Rohit, Ravina, Tandon. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका करेक्ट आंसर क्या है? फिलिप्स कर्व। ठीक है, फिलिप्स कर्व क्या था कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, ये अभी बाद में आएंगे, हमारे को अभी नहीं है। कुजनेट्स कर्व, लोफर कर्व, लेफर कर्व, लॉरेंस कर्व। ठीक है, जिनको इसके बारे में पढ़ना है अभी, वो साइड में इनकी डेफिनेशन देख के, एक ही जैसे हमने यहाँ पे रिलेशन बनाया, इसी तरह से आप इनकी डेफिनेशन लिख के ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसी क्वेश्चन के आगे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है फिलिप्स कर्व, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त, और इसका आंसर जो देगा वो बच्चा भी जबरदस्त होगा। तो प्लीज मेक श्योर कि इसका आंसर ध्यान से देना, जल्दबाजी नहीं करनी, पहले मेरे को पढ़ने देना, उसके बाद देना, जब मैं कहूंगा तब आंसर देना। ठीक है, ध्यान से पढ़ो।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स टू बी टेकन बाय द सेंट्रल बैंक, यानी हमारे आरबीआई साहब, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी कि आरबीआई साहब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इनमें से कौन सा स्टेप लेंगे। पहला है डिक्रीज इन सीआरआर along with sale of securities under open market operation. Okay. Second option is decrease in CRR, that is cash reserve ratio, along with इसके साथ साथ purchase of securities under open market operation. Okay. तीसरा ऑप्शन है increase in CRR along with sale of securities under open market operation. Okay. उसके बाद है सर आपका increase in CRR along with purchase of security under open market operation. तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। शिवम वेरी गुड, हरसिमरन वेरी गुड, बिंदु, हरमन, दीक्षा, क्या बात है यार, छागे छागे यार, छागे, दिल खुश कर दिया यार। इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, इसका सी क्यों है, थोड़ा सा विश्लेषण कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जितने भी पॉलिसी रेट्स हैं वो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे। वेरी गुड। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, डिक्रीज इन सीआरआर लिख रहा है ना, तो पहला ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे भी डिक्रीज लिख रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे सर दोनों जगह इंक्रीज इंक्रीज लिख रहा है। ठीक है, उसके बाद अगली वाली लाइन पढ़ेंगे। अब इन्फ्लेशन के टाइम पे जो आरबीआई का काम क्या होगा, आरबीआई का काम है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, मनी सप्लाई को कम करना। ठीक है, मनी सप्लाई कम कैसे करेगी, उनको कुछ देगा ताकि उन लोगों की मनी वो ले लें। ठीक है, तो इसमें कह रहा है अलोंग विद द सेल ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि जब आरबीआई सेल आउट करेगा सिक्योरिटी तो बदले में जनता से क्या लेगा, पैसे लेगा, यानी जनता के पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, वो सिक्योरिटीज में। ओके, और इसमें क्या कह रहा है, परचेज ऑफ सिक्योरिटी, परचेज ऑफ यानी जनता से सिक्योरिटीज ले रहा है और उनको पैसे दे रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, यानी जब पैसे देगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट वन, सो द करेक्ट आंसर इज सी। ओके, तो ये समझ आ गया, इसमें कोई डाउट डाउट तो नहीं है, इसमें कोई है ना, बहुत इजी है, मतलब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए मेरा। बेसिकली एक एक ऑप्शन में इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से। ठीक है, आपको कोई किसी प्रकार की डाउट ना रह जाए। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि जैसे कई बार क्या होता है ना कि फिर भी कई बार कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जो मतलब बिल्कुल कंसेप्ट से बाहर होते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई टॉपिक हमने ना किया हो, फिर भी अगर कोई इन्फ्लेशन का अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो मेरे को जरूर बताना। ठीक है, तो वो हम लोग क्लास में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये भी ध्यान से करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन रीड आउट करूं, उसके बाद जवाब देंगे सभी। which of the following actions can be taken to combat the inflationary pressures in an economy? First option is curtailing the government expenditure. Okay. Providing cheaper loans, giving tax benefits. Select the correct answer using the code given below. Very good, Shivam. Very हिम्मत गलत, जोबनप्रीत सही, हरसिमरन, दीक्षा, रवीना, रोहित, गिलप्रीत सभी ने सही दिया। चांदनी, बिंदु, विक्टर, जशन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर। छागे सर आप जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर है वन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर वन क्यों है, वो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक्शन लेगी, कौन सा एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, इन्फ्लेशनरी गवर्नमेंट कौन सा एक्शन लेगी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर यानी कि जो महंगाई का जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए। कर्टेलिंग मतलब कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कट डाउन करना, तो ये तो जाहिर सी बात है, एक्सपेंडिचर कम करेगी। ठीक है, एक्सपेंडिचर कम करेगी तभी तो डिमांड वगैरह स्लो डाउन होगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ठीक है। प्रोवाइडिंग चीपर लोन, अगर हम चीपर लोन देंगे लोगों को, ठीक है, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी या कम होगी, जाहिर सी बात है इससे तो बढ़ेगी ना। तो दूसरा ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। तीसरी गिविंग टैक्स बेनिफिट, यानी अगर हम लोगों को टैक्स में भी फर्दर छूट दे दें तो इससे भी क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो तीसरा ऑप्शन भी हमारा है इनकरेक्ट, सो आवर करेक्ट आंसर इज वन। ओके, ए, वन ओनली। ओके, हाँ, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
with reference to WPI, that is wholesale price index, consider the following statements. तो अभी ध्यान से पढ़ेंगे, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं. It covers both services as well as goods. Okay. दूसरा है it include indirect taxes to account for the to account for the impact of fiscal policy. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है, ध्यान से बताएंगे. गलत गलत बी जिन्होंने दिया गलत जवाब, सारा ने सही दिया, सोफिया ने सही दिया, बिंदु ने दिया. हाँ, ऊपर वाले जिन्होंने पहले 1 2 दिया था वो नीचे फिर 4 देने लग गए. वेरी क्लेवर. तो इसका आंसर है डी. ठीक है, इसका आंसर थोड़े टाइम पहले देखते तो इसका आंसर 2 होता, लेकिन अभी पीछे ही क्या हुआ है, जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है, ये न्यूज की कटिंग है 2017 की. द न्यू WPI सीरीज does not include indirect taxes in its calculation. तो नई WPI सीरीज आई है, उसमें indirect taxes इंक्लूड नहीं करते कैलकुलेशन के टाइम. The reason being is this insulate the WPI from the effect of policy changes related to indirect taxes, and क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चेंज हुई है इंडायरेक्ट टैक्सेस को लेके, क्योंकि जीएसटी लाया गया इस वजह से, एंड thus it makes it a more accurate statement, ताकि more accurate measurement ली जाए गुड्स और सर्विसेज की, इंडायरेक्ट टैक्सेस ना इसमें इंक्लूड कीजिए. इट हैज आल्सो मॉडिफाइड द वेटेजेस ऑफ कैटेगरीज, प्लेसिंग अ हायर वेटेज टू द प्राइमरी आर्टिकल्स व्हाइल रिड्यूसिंग द वेटेज ऑफ फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स. ठीक है, ये आपको पता ही है वेटेज इनकी, इस पे ध्यान नहीं देना. तो मुद्दे की बात ये है कि जो नई WPI सीरीज है इसमें इंडायरेक्ट टैक्सेस इसकी कैलकुलेशन में नहीं कंसीडर हो रहे. ठीक है, पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, पता होगा. इट कवर्स बोथ सर्विसेज एज वेल एज गुड्स, तो आपको पता होगा कि सर्विसेज इसमें नहीं आती हैं. ठीक है, सर्विसेज और गुड्स किस में आते हैं, सर्विसेज और गुड्स किस में आते हैं, CPI में आते हैं. वेरी गुड. ओके, तो इट इंक्लूड indirect taxes? No sir, new WPI series, as I told you, it does not include indirect taxes. Okay, the correct answer is D, neither one nor two. तो इस तरह से जब क्वेश्चंस करते हो, तो जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आपको समझ आता या कोई इंफॉर्मेशन आपके पास गलत लिखी हुई है, तो उसकी न्यूज वगैरह भी देख सकते हो. ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए मुद्दा है क्या. ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दैट न्यू WPI सीरीज डज नॉट इंक्लूड द इंडायरेक्ट टैक्सेस इन इट्स कैलकुलेशन. लो जी देवी जी, क्वेश्चन एक बार क्या 2 बार दिखा देते हैं आपको. लो जी, लो जी. चलो जी, तो ये समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं आई इसमें, आगे चले. चलो जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन. ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई without increase in output will lead to inflation. Okay, दूसरा है it acts as regressive tax in an economy. तो बताएंगे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. वेरी सिंपल. हरमन गलत, अमिता गलत, सोफिया गलत. क्या बात है, शिवम का राइट आंसर है सी, बोथ 1 and 2. अरे मैंने बताया तो था कि दैट इन्फ्लेशन एक्ट एज रिग्रेसिव टैक्स इन एन इकोनॉमी. भूल गए यार, क्या बात यार, बताई तो थी यार ये स्टेटमेंट, याद है ये कराई थी स्टेटमेंट. इन्फ्लेशन एक्ट एज रिग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है. अरे रिग्रेसिव टैक्स बताया था यार, भूल गए. जब आपका टैक्स लगता है, टैक्स होता है, टैक्सेबल इनकम जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, किसके होती है, इनकम के. ठीक है, यानी कि जिस इंसान की इनकम कम है, रिग्रेसिव टैक्स मतलब होता है कि जिस इंसान की इनकम कम है उसको टैक्स ज्यादा लगेगा. ठीक है, यानी कि अब एक गरीब आदमी है. ठीक है, सपोज करो गरीब आदमी की आमदन है सपोज करो 100 रुपए. ठीक है, 100 रुपए कमाता है वो बेचारा महीने का. ठीक है, अब
100 रुपए कमाता था और उसका खर्चा था सपोज 80 रुपए, लेकिन महंगाई के कारण अब उसका खर्चा हो गया 200 रुपए। ठीक है, तो उसको तो बेचारे को ज्यादा मार पड़ेगी ना। ठीक है ना, यानी कि एक तरह से रिग्रेसिव टैक्स का काम करेगी ना इन्फ्लेशन। और एक अमीर आदमी है, ठीक है, वो कमाता था मान लो 500 रुपए। ठीक है, वो कमाता था 500 रुपए और उसका खर्चा था 100 रुपए। खर्चा उसका भी 100 रुपए था, लेकिन अभी महंगाई के कारण 200 रुपए हो गया। तो इसके ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी इनकम उस हिसाब से। तो यानी जो गरीब आदमी है उसको मार पड़ेगी। तो यानी कि जिसकी इनकम कम है उसको टैक्स ये ज्यादा लगेगा। ओके, बताया था यार। ठीक है, और पहला है इंक्रीज इन द मनी सप्लाई विदाउट इंक्रीज इन आउटपुट विल लीड टू इन्फ्लेशन। बिल्कुल बिल्कुल, मनी सप्लाई बढ़ गई है। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। आह, ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। हम्म एट विच स्टेट WPI बेस्ड इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड। कौन सी स्टेज पे कैलकुलेट होता है? फर्स्ट स्टेज, फाइनल स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, नन ऑफ द अबव। ये तो यार बच्चों वाला है, तो जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ। होलसेल प्राइस इंडेक्स यार। सर इफ यू मार्क आवर अटेंडेंस देन प्लीज मेरी लगा देना, मैं आई एम तोशिबा दिस साइड। ओके, सभी ने गलत दिया इसका आंसर। हा 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 हा। इसका आंसर है सी सर, इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन पे वो होता है सर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ओके, PPI, अगर आपको ध्यान हो। फाइनल स्टेज पे आपका आएगा CPI। भूल जाते हो यार तुम, यार कैसे बेरहम इंसान हो। और इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे आएगा आपका WPI, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। ओके, तो प्लीज मेक श्योर आपको ये सीक्वेंस मैंने आपको बताया था, वो फोटो लगा रखी थी, वो बनिए की फोटो लगा रखी थी, एक प्रोड्यूसर की, देन होलसेलर की, देन रिटेलर की। ओके, तो प्लीज मेक श्योर। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन पे कौन आएगा? PPI, इंटरमीडिएट पे WPI एंड फाइनल स्टेज पे CPI। प्लीज मेक श्योर you must know the sequence, correct sequence. Okay, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन। ओके, इट डिक्रीजेस द परचेजिंग पावर कैपेसिटी ऑफ अ करेंसी। ओके, इट बेनिफिट्स बोथ बॉन्ड होल्डर्स एंड डेबिटर्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट, तो बताएंगे सर। जिन्होंने सही सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। और पता नहीं तुक्के से दिया है या जेन्युइनली दिया है। तो पहला है डिक्रीजिंग द परचेजिंग पावर कैपेसिटी ऑफ करेंसी। ये तो आप सभी को पता है कि परचेजिंग पावर जो है वो करेंसी की कम हो जाएगी। यानी कि पहले जो समोसा 10 रुपए के 20 समोसे आते थे, अभी 10 रुपए का सिर्फ एक समोसा मिल रहा है। यानी कि जो परचेजिंग पावर है करेंसी की वो कम हो जाती है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, यानी महंगाई के दौरान। ओके, दूसरा होता है, वो कहता है कि महंगाई से बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं उनको मुनाफा होता है और डेब्टर को भी मुनाफा होता है। तो अब ये देखने वाली, हाँ हाँ वो तो लिखा ही हुआ है, डेब्टर को इजी होगा देना। अब इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे। अब देखो, सबसे पहले आपको बॉन्ड होल्डर्स का समझा देते हैं। बॉन्ड समझते हो? बॉन्ड होता है ऐसे पेपर होता है, पेपर पे बॉन्ड साइन होता है कि लिखा होता है कि सपोज करो 1 लाख रुपए का बॉन्ड है, RBI ने बॉन्ड दिया, इसके ऊपर ब्याज लगती है। ठीक है, ब्याज मिलती है। ठीक है, आप किसी को ये दे रहे हो, ठीक है, तो बदले में वो आपको पैसे भी देगा और आपको सॉरी ब्याज देगा बेसिकली। ठीक है ना, हाँ शेयर मार्केट टाइप, बिल्कुल बिल्कुल सेम, सीरियसली वैसे ही होता है। ठीक है, जैसे मान लो 1 लाख रुपए का उसने आपको ये बॉन्ड दे दिया। ठीक है, आपने किसी को बॉन्ड दे दिया, ठीक है, बदले में आपको वो
आपने किसी को दे दिया, जैसे आपने इधर बॉन्ड दिया और ये हो आप, और आप इसको क्या दोगे, इसके बदले पैसे दोगे, आपने बॉन्ड खरीद लिया, ठीक है। तो फर्दर आप इसको इंटरेस्ट पे भी आगे दे सकते हो, ठीक है। बलजीत कौर, इन्फ्लेशन सुपर टेस्ट आ रहा है सर, स्लाइड नहीं शो हो रही मुझे। अरे देवी जी, बड़ी लेट हो गए हो आप। रिफ्रेश रिफ्रेश कर लो, बंद बंद करके दोबारा आ जाओ, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि बॉन्ड होल्डर को फायदा कैसे होगा, अभी ध्यान से समझेंगे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल था, अ, इसी साल का आर्टिकल है, तो ध्यान से समझेंगे। बॉन्ड बॉन्ड होल्डर को मुनाफा कैसे होगा। अब होता क्या है, अब सपोज करो इन्फ्लेशन हो रही है, ठीक है। इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई का मकसद क्या होगा, आरबीआई का काम क्या होगा कि जितनी भी मनी है, लोगों के पास जितना भी पैसा है, वो सारा सक कर लेना, ठीक है, सारा चूस लेना, ठीक है। अब वो चूसने के लिए आरबीआई को कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो हड्डी फेंकनी पड़ेगी ना, तभी तो लोग अपने पैसे देंगे उसमें, हड्डी में इन्वेस्ट करेंगे। अब वो हड्डी क्या है, वो हड्डी या तो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकती है और या फिर आपके बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स के जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा देगा, ठीक है, कि भैया इस पे ज्यादा ब्याज मिलेगी आपको, आप एक काम करो मेरे से बॉन्ड खरीद लो, ठीक है ना, मैं आपको ज्यादा ब्याज दिया करूंगा। तो आप ज्यादा इंटरेस्ट रेट के लालच में लोग किस में इन्वेस्ट करने शुरू कर देंगे, बॉन्ड्स में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, इवन की गोल्ड में भी, ओके। तो सारा पैसा जो, मतलब कि इन्फ्लेशन, जो मनी सप्लाई ज्यादा थी वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो, द सेंट्रल बैंक मोस्टली रेज द इंटरेस्ट रेट्स टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन विच कॉजेज बॉन्ड यील्ड्स टू राइज, जिससे क्या होगा कि लोग और ज्यादा बॉन्ड्स खरीदेंगे एंड प्राइसेस टू फॉल, यानी कि जो सामान है, जो गुड्स हैं, उनके प्राइसेस धीरे धीरे कमी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोगों का सारा पैसा तो किधर चला गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स में या फिर गोल्ड में, ठीक है। तो नाउ पीपल हैव लेस मनी टू स्पेंड, दैट इज दे डिमांड लेस, ओके। तो जिससे क्या होगा, डिमांड कम होने से प्राइसेस विल ऑटोमेटिकली फॉल, ठीक है। द प्राइस ऑफ द बॉन्ड्स ड्रॉप एज देयर इज लेस इन्वेस्टर डिमांड फॉर देम, ये लाइन नहीं, यहां से, एनी राइज इन इन्फ्लेशन कॉजेज बॉन्ड प्राइसेस टू फॉल, ठीक है। लेकिन जब इन्फ्लेशन होती है तो बॉन्ड प्राइस कम होते हैं, तो सेंट्रल बैंक क्या काम करता है उस वक्त, मोस्टली रेज द इंटरेस्ट रेट, जनरली वो क्या करता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन विच कॉजेज बॉन्ड यील्ड्स टू राइज एंड प्राइसेस टू फॉल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है हमने कि इन्फ्लेशन के टाइम पे बॉन्ड के प्राइसेस गिरने शुरू होते हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है ना, तो लोग तो अपनी गुड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आरबीआई को लगता है कि भैया अभी इन्फ्लेशन का टाइम है, तो वो एकदम से इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है बॉन्ड्स के, जिस वजह से क्या होता है कि लोग सारे बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करने शुरू हो जाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या गोल्ड में, ठीक है। जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे बॉन्ड्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं उनके प्राइसेस, और जो बाकी चीजें हैं उनके गुड्स के प्राइसेस वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। द टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज ऑफ बॉन्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इंक्लूडिंग इट्स मैच्योरिटी टर्म, if investor think that inflation is on the verge of an increase, bond yields and interest rate rise to cover the loss in the purchasing power of future cash flows, ठीक है। वही बात घुमा फिरा के दोबारा दोबारा लिखी हुई है, तो प्लीज मेक श्योर। ये कुछ मैंने ये टेबल आपका डाउनलोड किया था, तो ये आप अच्छे से याद कर रहे हैं ना कि इन्फ्लेशन के टाइम पे कौन किनको नुकसान होगा और किनको फायदा होगा। नुकसान किसको होगा, सेवर्स को, ठीक है। आपने सेविंग की हुई है, आप तो एक एक रुपए करके अपनी गुल्लक में डालते थे, ठीक है। आपने गुल्लक खोली, आपने गुल्लक में देखा, अरे भाई ये तो 500 रुपए इकट्ठे हुए हैं, एक एक रुपए इकट्ठा करती थी मैं, ठीक है। अब वो 500 रुपए में से कुछ भी नहीं आता। आप कहोगे कि सर ये तो लैक्मी का काजल भी नहीं आ रहा है एक 500 रुपए में, ना ही मस्कारा आ रहा है, वो लगाती है ना लड़कियां, वो तोता परी बनती है, ठीक है। तो सेवर्स को नुकसान होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। सेवर्स तो बेचारे लूजर हो गए, ठीक है। तो देवियों, ये सेविंग वेविंग करना छोड़ दो, ठीक है, खाओ पियो ऐश करो। दूसरा है सर रिटायरीज लिविंग, वो कह रही नहीं सर नहीं लगाते मैं सर नेचुरल ब्यूटी हूँ,
क्या बात है सर। वो कह रहे व्हाट इज तोतावरी। अरे वो तोतावरी, वो फ्लाइट में देखा होगा ना, वो एयर होस्टेस होती है, वो एकदम वो जूड़ा बूड़ा बना के एकदम चिपका के एकदम जेल वेल लगा के, हेलो सर मे हेल्प यू आती है, वो देखे होंगे, गए हो फ्लाइट में, गए हो कभी, इंडियन एयरलाइंस वाली फ्लाइट में आती है वो सुंदर लड़की होती है ना, वो उनको ना सुनना पसंद नहीं होता ना, वो कहना है वो सुंदर लड़की का तो मतलब किसी ने बोल दिया ना, ना अभी क्या होता है ना, तो अ, वो क्या कहते हैं कि सुंदर लड़की को ना सुनना पसंद नहीं होता, उसका तो वो हो जाता है कि मतलब ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा। कभी सुंदर लड़की को बोलोगे ना उसको वो दोबारा पूछेगी हाँ, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उसको समझ नहीं आया, उसको समझ आया, बट वो तुम्हारे को दोबारा वार्निंग दे रही है कि अभी तुम्हारी हिम्मत है क्या दोबारा से ना बोलने की। हाँ, जाकिर खान। ईगो हर्ट हो जाती है लड़कियों की ना। ऐसे हम वाजीराम में पढ़ते थे, तो वाजीराम में क्या होता था, 400-500 बच्चे बैठते थे क्लास में, तो हम लोग पहले आ जाते थे ताकि हम लोग आगे आगे बैठे। ओके, तो क्या होता था, एक सीट रख लेते थे अपने दोस्त की, हमारा दोस्त आएगा तो एक बार ऐसी सुंदर सी लड़की आ गई बगल में, तो हाँ मैं वाजीराम पढ़ता था, तो शी सेड कि ये सीट वैकेंट है, खाली है ये सीट, तो मैंने कहा नहीं, तो वो कहती हाँ, तो मतलब मैं बता रहा हूँ ना, वो सुंदर लड़की का वो हो जाता है, उसको ना सुनना पसंद नहीं होता। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कि दोस्त ना बनाए ताकि आपके बगल में आके कोई बैठ सके। ठीक है, तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। तो अगली बार से, अगले दिन से हमने 2 सीटें रखनी शुरू कर दी, एक इधर और एक इधर। ताकि दोस्त भी खुश और लड़की भी खुश। तो एनीवेज, कम टू द टॉपिक, जोक्स अपार्ट। तो दूसरा ऑप्शन है कि रिटायरीज लीव, इट्स अनबिलीवेबल। क्या क्या अनबिलीवेबल हो गया देवी जी? हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, प्लीज कम टू द टॉपिक। वो कह रहा है कि रिटायरीज लिविंग ऑन फिक्स्ड इनकम। ठीक है, जाहिर सी बात है यार, रिटायरमेंट हो गई है आपके दादाजी की, वही तनख्वाह आ रही है सिर्फ 1,000 रुपए। ठीक है, अब महंगाई बढ़ चुकी है, अब वो बेचारे लूजर होंगे इस चीज में, विनर होंगे, जाहिर सी बात है लूजर होंगे, वो कहेंगे अरे यार 1,000 रुपए सारी फिक्स्ड मेरी इनकम आती है रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, और अभी महंगाई इतनी हो गई है, तो ये भी लूजर की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, वर्कर्स ऑन फिक्स इनकम, जिनकी बेचारों की फिक्स इनकम है, जिनको महीने का मिलने ही 2,000 रुपए या 3,000 रुपए, मतलब जिनकी फिक्स इनकम है, कहने का मतलब है, तो महंगाई के टाइम पे वो भी बेचारे लूजर्स कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद है बोरोवर्स ऑन वेरिएबल रेट्स, मतलब कि जो बेचारे कर्ज लेते हैं, जो फाइनेंसर वगैरह होंगे आपके घर के आसपास भी, वो देते हैं ना इंटरेस्ट रेट पे, फाइनेंस पे पैसे देते हैं। ठीक है, तो जो लोग पैसे लेते हैं उनको ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि अब ब्याज की दरें ज्यादा हो जाएंगी। ओके, तो बोरोवर्स ऑन वेरिएबल रेट्स यानी उनको दिक्कत आएगी। उसके बाद होल इकोनॉमी फ्रॉम जनरल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। एक्सपोर्टर्स लेस कॉम्पिटेटिव। ठीक है, अब क्या होगा ना, आपका सपोज सपोज आप पेन मैन्युफैक्चर करते हो। ठीक है, पेन की कीमत थी सपोज करो 10 रुपए, लेकिन महंगाई के कारण अब इसकी कीमत हो गई है 20 रुपए। ठीक है, अब पहले आप 10 रुपए की चीज बाहर मार्केट में 20 रुपए की बेचते थे, यानी सपोज करो अमेरिका में या अफ्रीका में या पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में कहीं पे 20 रुपए का बेचते थे। ठीक है, लेकिन अब घर में ही आपको 20 रुपए का पेन पड़ रहा है किसी कारणवश, महंगाई के कारण। ठीक है, तो बाहर आपका पेन compete करेगा, और वहीं वो चाइनीज पेन 2 रुपए का मिल रहा है, तो कोई आपका पेन लेगा? बताओ। तो यानी एक्सपोर्टर विल बिकम लेस कॉम्पिटेटिव। ठीक है ना सर, समझे मेरी बात? तो इस तरह से आपने लॉजिकली सोचना है एग्जाम में। ठीक है, कि इन्फ्लेशन में कौन लूजर्स होंगे कौन विनर्स होंगे, इस टॉपिक पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, अब विनर्स के बारे में देखते हैं। डेप्टर्स यानी कि जिनके ऊपर कर चढ़ा हुआ है ऑन फिक्स्ड रीपेमेंट प्लान। ठीक है, मतलब जिसकी फिक्स्ड उसने रीपे करना है, यानी कि सपोज करो महीने का 500 रुपए उसने ब्याज भरना है या किस्त भरनी है अपनी कोई भी किसी भी लोन की। ठीक है, तो वो तो विनर है भाई, अभी तो इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है और उस मनी की तो वैल्यू अभी वर्थ जो है वो लेस है ना। ठीक है ना,
यानी कि जब हमने वो चीज ली थी तब उस वक्त 500 रुपए वर्थ थे, लेकिन आज के टाइम पे वो 500 रुपए, अभी आपने सुना होगा यार, कई लोग होते हैं ना, किराएदार होते हैं, वो काफी टाइम से किराए पे रह रहे होते हैं, ठीक है। अब शुरू से उनका किराया सपोज 1000 रुपए है, तो काफी टाइम बाद भी, इवन कि 15-15, 20-20, 25-30-30 साल हो गए उनको 1000 रुपए ही दे रहे हैं किराया। सुना होगा कई किराएदार होते हैं, और वो कहते हैं हमने जाना भी नहीं है। तो इवन कि उनके मालिक, मकान मालिक के साथ झड़प भी हो जाती है कि भाई 1000 रुपए तो तूने उस टाइम पे उसके उसके हिसाब से दिया था, लेकिन अभी तो 1000 रुपए तो नहीं है ना वैल्यू, अभी तो 1000 के बजाय तेरे को 5000 देना चाहिए। सुना होगा इस तरह से काफी किस्से होते हैं घर के आसपास, है ना। तो जो डेप्टर्स ऑन फिक्स्ड रीपेमेंट प्लान है वो तो विनर होंगे ना, समझे मेरी बात। ओके। दूसरा है सर गवर्नमेंट्स विद हाई पब्लिक सेक्टर डेट, यानी कि गवर्नमेंट के पास जो डेप्ट है, जो कर्ज है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर का यानी बैंक्स वगैरह का, ठीक है। तो गवर्नमेंट उस केस में विनर है, क्योंकि उसको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ही देना। अब पहले जिस टाइम लिया था कर्ज उस टाइम वही सेम इसके वाला एग्जांपल, कि पहले तो वर्थ उसकी कम थी, बट अभी वर्थ उसकी ज्यादा है, ठीक है। तो लेकिन हम उसके हिसाब से दे रहे हैं जो पहले जितना हमने उससे लोन लिया था। ओके। तीसरा है सर ओनर्स ऑफ लैंड एंड फिजिकल एसेट्स। जाहिर सी बात है, महंगाई आती है तो आपने सुना होगा ना, जमीनों के दाम भी बढ़ जाते हैं कि भाई महंगाई आ गई है। पहले तो ये 100 गज 5 लाख में मिलता था, अभी ये 7 लाख का मिल रहा है महंगाई के कारण, ठीक है। मतलब जिन्होंने लैंड वगैरह खरीदी हुई है। फर्म्स हु कैन कट रियल वेजेस, ठीक है, मतलब कि वो फर्म्स जो वेजेस यानी तनख्वाह कट करती हैं, ठीक है, वो विनर्स होंगी कि भैया महंगाई आ गई है तो अभी हम आपकी तनख्वाह कट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में वो फर्म्स भी विनर होंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों का ध्यान से पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो आपको एग्जाम में आंसर देने में दिक्कत नहीं होगी। ओके। तो इस हिसाब से इसका आंसर बनता था सर सी, इट डिक्रीजेस द परचेजिंग पावर कैपेसिटी ऑफ ए करेंसी और इट बेनिफिट्स बोथ द बॉन्ड होल्डर्स एंड डेप्टर्स। सर प्लीज रिपीट थर्ड ऑफ विनर्स। विनर्स 1 2 3 ओनर्स ऑफ लैंड एंड फिजिकल एसेट्स। आपके सपोज फादर साहब हैं, उनके पास 100 गज जमीन है, ठीक है। सुना होगा कि किसी टाइम पे वो, आपने पहले सुना होगा यार कि आपके जैसे कोई दादे परदादे होते हैं जिनके पास काफी सारी जमीनें होती हैं, वो भाई हमने तो 100 रुपए में खरीदी थी ये जमीन, आज इसका जमीन की कीमत होगी है भाई 1 करोड़ रुपए। सुनी होगी इस तरह से। जैसे पहले तो बड़ी सस्ती मिलती थी ना 100 रुपए में, धीरे 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 महंगाई बढ़ती थी तो आज वो उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए हो गई है। इवन कि आप अपने घर का ही देख लो, सपोज करो आपने, आपके जब फादर साहब ने आपका घर बनाया होगा, है ना, तो उस वक्त उसकी कीमत सपोज करो लाख रुपए की होगी, सपोज करो, ठीक है। तो लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग आज से 10 साल बाद, यानी जब आप लोग बड़े हो गए तो उसकी कीमत बढ़ेगी ना, यानी जो आप ओनर ऑफ लैंड हो ना, तो महंगाई के टाइम पे तो धीरे धीरे जब महंगाई बढ़ रही है तो आपके घर की कीमत भी तो बढ़ेगी, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि आज के टाइम पे तो लाख रुपए में तो कुछ आता ही नहीं है, समझे मेरी। हाँ, प्लॉट वैल्यू, अर्बन एरिया, मार्केट एरिया, इवन की गांव में भी यार जो खेत वेत होते हैं, किले होते हैं, किले बोलते हैं, आई होप आपको पता हो, तो किल्लों की कीमत बढ़ जाती है। वो डिपेंड करता है कि ठीक है, महंगाई के कारण जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी तो जगह की भी दाम बढ़ेंगे। ओके। तो क्लियर हो गया देवी जी। हाँ, प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि महंगाई भी तो बढ़ रही है ना, ठीक है ना देवी जी। फर्म्स हु कैन कट रियल वेजेस, वो कहता है कि जोन सी फर्म्स मतलब कि वेजेस काटती हैं, मतलब कि तनख्वाह काटती हैं, ठीक है, कि जो वर्कर्स की, कि भाई ड्यूरिंग इन्फ्लेशन या कोई भी, तो उनको तो फायदा होगा, ठीक है ना, इन्फ्लेशन के दौरान की हमारी तो भरपाई हो जाएगी कि हम तनख्वाह काट लेंगे। ओके। तो ये है लूजर्स और विनर्स में डिफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अनएंटिसिपेटेड। अच्छा मेरे को बताओ, एंटिसिपेटेड का मतलब क्या होता है। एंटिसिपेट, आप कहते हैं ना कि इस बंदे की एंटिसिपेशन पावर बहुत सही है, एंटिसिपेशन समझते हो, कहते हैं एंटिसिपेशन पावर बहुत सही है, यानी कि ये अनुमान लगा सकता है यार कि यार एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, या कुछ भी अनुमान लगा सकता है। नहीं, जजमेंट नहीं,
अनुमान लगाना है, अंदाजा लगाना है कि आज यार ये हो जाएगा, आज इंडिया मैच जीतेगी, मेरी एंटिसिपेशन पावर होती है कि आज इंडिया मैच जीत जाएगी, आज ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाएगी, ठीक है, आज धोनी 100 रन बनाएगा, मेरी एंटिसिपेशन पावर है, ठीक है। एक होता है अनएंटिसिपेटेड, यानी कि जिसका अनुमान ना लगाया हो, यानी हाँ हाँ हाँ, सिक्स सेंस काइंड ऑफ, ठीक है। तो अनएंटिसिपेटेड मतलब कि जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो इसके बारे में डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अनएंटिसिपेटेड मतलब व्हेन प्राइसेस लेवल इंक्रीजेस एट अ फास्टर पेस देन एक्सपेक्टेड, मतलब ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है ना, इसका अनुमान नहीं लगाया था हमने। व्हेन प्राइसेस लेवल इंक्रीजेस एट अ फास्टर पेस देन एक्सपेक्टेड, एग्जांपल, इफ यू थिंक दैट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन विल बी 5% बट इट टर्न्स आउट टू बी 8%, आपने सोचा था, अनुमान लगाया था कि भैया 5% होगी, लेकिन ये तो अनएक्सपेक्टेड होगी कि ये 8% होगी, ठीक है। लेंडर्स आर हर्ट, जो कर्ज वर्ज देते हैं, सपोज करो उन्होंने उस टाइम 500 रुपए ब्याज की दर पे उन्होंने किसी को पैसे दे दिए, फाइनेंसर ने, या लोन दे दिया, ठीक है। लेंडर्स आर हर्ट बाय अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन बिकॉज द मनी दे गेट पेड बैक, मतलब वो जो 500 रुपए उसको ब्याज मिलेगी, दैट हैज लेस परचेजिंग पावर देन द मनी दे लोन्ड आउट। समझे, मतलब कि आज के टाइम पे वो मनी की परचेजिंग पावर है वो कम हो गई है, मतलब ये जो ब्याज है उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है कंपैरेटिवली टू जो लोन उसने दिया है उस टाइम पे, ठीक है। तो लेंडर्स आर हर्ट एट बिकॉज ऑफ अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन एंड बोरोवर्स बेनिफिटेड फ्रॉम अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन बिकॉज द मनी दे पे बैक, मतलब जो पे कर रहे हैं, ये हो गया सर लेंडर और ये हो गया सर आपका बोरोवर, ठीक है। लेंडर, ये बोरोवर इसको दे रहा है 500 रुपए लैंडर को, और लैंडर ने दिए थे इसको, सपोज करो 50,000 रुपए की, 50,000 रुपए दिए थे, जिसकी वो कह रहा था 500 रुपए की किस्त होगी आपकी, ठीक है। तो 100 दिन में आपको रोज आपको 500 रुपए देने हैं ताकि आपके 50,000 चुक देंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उस टाइम जो 50,000 की वर्थ थी वो इतनी थी 500 रुपए, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम पे 50,000 रुपए के हिसाब से उसको सपोज देनी चाहिए 1,000 रुपए किस्त, ठीक है, अभी के टाइम पे, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये समझ में आया कि lenders आर हर्ट बाय अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन बिकॉज द मनी दे गेट paid back has less purchasing power than the money they loaned out basically, and borrowers benefited from unanticipated inflation because the money they pay back is worth less than the money they borrowed. Okay, समझ आया सर इसमें? अनएंटिसिपेटेड मतलब जिसका अनुमान ना लगाया जा सके, आपको पता ही नहीं था, नहीं तो आप उसी हिसाब से देते ना उसको ब्याज पे कि नहीं यार अभी तो आगे तो बढ़ेगी, तो एक काम करता हूँ मैं तेरे को ना 1,000 रुपए किस्त के हिसाब से देता हूँ, लेकिन आपने कहा कि अभी के हिसाब से यार 500 रुपए किस्त भी बहुत है, ठीक है, एकदम से, लेकिन महंगाई बढ़ेगी तो आपको एकदम से हर्ट होगा कि अरे यार ये तो मैंने सस्ते में दे दिया इसको लोन, ठीक है ना, समझे सर? तो अभी डेफिनेशन पढ़ लिया, अभी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज डेप्टर्स बेनिफिट इन द इकोनॉमी, ओके। दूसरा है नेट एक्सपोर्ट फॉल्स, ओके। उसके बाद है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स इन द इकोनॉमी सफर। तो इसमें से करेक्ट आंसर बताएंगे आप कौन सा है? डी, वेरी गुड, जिन्होंने डी दिया बिल्कुल सही जवाब। 1 2 3 डेप्टर्स बेनिफिट इन द इकोनॉमी, ये पढ़ चुके हैं हम, जाहिर सी बात है। दूसरा नेट एक्सपोर्ट फॉल, नेट एक्सपोर्ट हमारे क्यों गिरेंगे, बताएगा कोई बच्चा? क्योंकि एक्सपोर्ट विल बिकम लेस कॉम्पिटेटिव। अभी बताया था ना एग्जांपल, पेन पहले 10 का था लेकिन महंगाई के बाद हो गया 20 का, अब 20 का पेन हमारा बाहर जाके लेस कॉम्पिटेटिव हो गया, क्योंकि चाइनीज भैया वहां पे 10 वाला पेन ऑलरेडी बेच रहे हैं, तो कम्पीट कहां से करेगा? तो ग्राहक तो कहेगा ना कि भाई मेरे को तो 10 वाला पेन दे, यहाँ पे मेरे तो इतने वाले ग्राहक आते हैं, समझे? उसके बाद तीसरा है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स इन द इकोनॉमी विल सफर। आपने सपोज करो प्रोजेक्ट की कीमत तय करी थी भैया, जब प्रोजेक्ट फाइनल हुआ था उस वक्त कीमत तय करी थी कि यार ये प्रोजेक्ट पे लगेंगे 1 करोड़ रुपए, ठीक है, लेकिन महंगाई बढ़ गई, ठीक है ना। आपने तो अंदाजा लगाया था कि भैया ये प्रोजेक्ट बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में उस टाइम जो सीमेंट के कट्टों की कीमत है वो होगी सपोज करो 200 रुपए कट्टा, ठीक है, लेकिन महंगाई के कारण
कट्टों की कीमत क्या होगी, 200 रुपए से उस सीमेंट की कट्टों की कीमत होगी सर 400 रुपए, अगले साल ही 200 से 400 की होगी। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की बात कर रहा है ना, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में दिक्कत आती है। जैसे आज 200 है तो अगले साल 200 की 400 होगी, 300 होगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, जो प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट है उसमें फर्क आ जाएगा ना, ठीक है ना। सोचा तो था 1 करोड़ में हो जाएगा, लेकिन अभी इसमें कितने लग रहे हैं, 1.5 से 2 करोड़ रुपए। ओके, तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स इन द इकोनॉमी विल सफर। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। ओके, तो इस तरह से कंसेप्चुअल क्लैरिटी जब तक नहीं होगी तब तक आप नहीं इसके आंसर दे पाओगे। सो प्लीज मेक श्योर कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ओके, ये समझ आया, इसमें कोई डाउट हो? साथ साथ लिख रहे हो ना, साइड में लिख रहे हो ना मेरे भाई? ठीक है, साथ साथ लिखते रहना मेरे भाई, ठीक है ना। क्योंकि मैं नोट्स ना मैंने आज तक जिंदगी में प्रोवाइड किए हैं, और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि नोट्स हमेशा जितने आप अपने नोट्स बनाओगे, खुद के नोट्स बनाओगे, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। मेरे नोट्स लेके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अपने हाथ से अपने नोट्स बने होंगे ना साफ सुथरे, तो वो ज्यादा सही है एज कंपेयर टू किसी के नोट्स लेना। ओके, तो आगे चलते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया जीडीपी डिफ्लेटर का। तो जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में दो क्वेश्चन है जीडीपी डिफ्लेटर के। जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में ही पढ़ लेते हैं एक बार ध्यान से। कुछ बच्चों का डाउट था कि सर वैसे मैंने बताया था नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में, बट फिर भी कुछ बच्चों का डाउट था कि सर नॉमिनल और रियल के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देना। तो जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर भी बोलते हैं और इसको इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर भी बोलते हैं, ठीक है। ये मेजर क्या करता है, इट होता क्या बेसिकली, इट मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन जीडीपी। यानी जो हमारा जीडीपी है उस पे महंगाई का कितना इम्पैक्ट पड़ा है, कितना असर पड़ा है, वो बेसिकली मेजर करता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है सर नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। अब आप कहोगे सर नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? सर नॉमिनल जीडीपी होता है सर जीडीपी इवैल्यूएटेड यूजिंग करंट मार्केट प्राइस। करंट बोले तो आज का, अभी करंट मार्केट प्राइस क्या है, दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड यूजिंग द करंट प्राइसेस ऑफ दैट ईयर। जैसे कि सपोज करो मैंने इस पर्टिकुलर ईयर का निकालना 2020 का, तो ये होगा करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। आज के मार्केट के हिसाब से, आज के मार्केट प्राइस के हिसाब से जो लैपटॉप है उसकी कीमत है सपोज करो 20,000 रुपए, ठीक है। ये हो गया हमारा, सपोज करो हम लैपटॉप ही बनाते हैं, एक की कीमत है 20,000 रुपए। सपोज करो हमारे देश में 10 लैपटॉप बनते हैं, ठीक है। तो ये होगी सर हमारे देश का जीडीपी कितना हो गया, 2 लाख रुपए। ओके, तो मेरा जीडीपी क्या हुआ, जीडीपी वैल्यूएटेड यूजिंग करंट मार्केट प्राइस, दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल production of goods and services within a country in a given period using the current prices of that year, of that particular year। okay, और रियल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी इवैल्यूएटेड यूजिंग बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर बताया था, जैसे सपोज करो सीपीआई में 2011-12 लिया हमने, जिससे कंपेयर करना है बेसिकली। नॉमिनल जीडीपी जो सा होता है उसको एडजस्ट करना है फॉर चेंजेस इन द प्राइस लेवल यूजिंग प्राइसेस फ्रॉम अ बेस ईयर, ठीक है। जिसको हम कांस्टेंट प्राइसेस भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं करंट प्राइस, इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्राइस इंस्टेड ऑफ करंट प्राइसेस यूज्ड इन द नॉमिनल जीडीपी। वो कहता है कांस्टेंट प्राइस इसमें यूज करेंगे, ना कि इसमें हम करंट प्राइसेस यूज करेंगे जो कि हमने नॉमिनल जीडीपी में करा था, ठीक है। दोबारा से ध्यान से सुनेंगे कान खोल के। जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको दूसरा नाम जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर भी कहा जाता है और इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर भी कहा जाता है, ये बेसिकली मेजर क्या करता है कि जीडीपी पे आपका कितना इंपैक्ट पड़ा है महंगाई का। इट मेजर द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और जीडीपी। इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी इवैल्यूएटेड यूजिंग करंट मार्केट प्राइस, जो आज के टाइम पे उस पर्टिकुलर गुड का जो प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस है, दैट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स, फाइनल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है,
यूजिंग करंट प्राइसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। और रियल जीडीपी होता है जीडीपी इवैल्यूएटेड यूजिंग बेस ईयर प्राइस। सपोज करो सीपीआई में हमने 2011-12 लिया, डब्ल्यूपीआई में 2011-12 लिया, मतलब कि नॉमिनल जीडीपी जो कि हमने एडजस्ट करना है रियल जीडीपी बनाने के लिए। ओके, नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड फॉर चेंजेस इन द प्राइस लेवल यूजिंग द प्राइसेस फ्रॉम अ बेस ईयर, जिसको कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, ना कि हमने करंट प्राइसेस यूज कर रहे हैं जो कि हम नॉमिनल जीडीपी में यूज करते थे। ठीक है, अभी दोबारा से और क्लियर हो जाएगा। नॉमिनल जीडीपी जितने 2-3 बार मैंने लिखा हुआ इस तरह से घुमा फिरा के, आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। पहले ध्यान से पढ़ो। Therefore, nominal GDP represents the value of finished goods and services which an economy has produced without considering inflation। यानी कि नॉमिनल जीडीपी में हमने सिर्फ वैल्यू लिखनी है। वैल्यू वैल्यू मतलब कि उनका मूल्य लिखना है, किसका? फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज का, व्हिच एन इकोनॉमी हैज प्रोड्यूस्ड विदाउट कंसीडरिंग द इन्फ्लेशन। ठीक है, इसमें इन्फ्लेशन कंसीडर नहीं की। Whereas real GDP represents the value of finished goods and services which an economy has produced, which is adjusted for inflation। मतलब इसको इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करा हमने। ओके, यानी इसको कंपेयर करा बेसिकली। नोट इफ देयर वाज नो इन्फ्लेशन, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर इन्फ्लेशन नहीं होती, अगर महंगाई नहीं होती, देन नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी। तब जो नॉमिनल जीडीपी होगा वो रियल जीडीपी के बराबर होगा। और जीडीपी डिफ्लेटर क्या मेजर करता है? इट आल्सो मेजर द प्राइस ऑफ इन्फ्लेशन। एक तो इन्फ्लेशन का बताएगा कि महंगाई की दर कितनी बढ़ी, और डिफ्लेशन मतलब कि जो प्राइस राइज भी हुआ वो भी बताएगा। जाहिर सी बात है ना, अगर सपोज करो हम 2010 और 2020 का कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो अब सपोज करो इसमें चाहे बढ़े चाहे घटे दोनों हमें पता चलेंगे ना। अगर सपोज करो 2010 में चीज का मूल्य 100 रुपए था, ठीक है, और 2020 में वो बढ़ के हो गया 200 रुपए, यानी बढ़ा तो भी पता चल गया। और अगर मान लो 2020 में 200 के बजाय होता वो 50 रुपए, यानी घटा, तो वो भी पता चल जाएगा। यानी इन्फ्लेशन भी बताएगा डिफ्लेटर, और हमें डिफ्लेशन भी बताएगा। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दोनों बताएगा विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक बेस ईयर जो हमने कंसीडर किया होगा। ठीक है, और जीडीपी डिफ्लेटर का जो बेस ईयर है वो लिया हुआ है 100, जो कि है सर 2011-12 का। ये आपको याद रखना है। ठीक है, वो कैसे लिखा वो आपको बताते हैं अभी। तो जो पूरी कहानी का निचोड़ है एकदम शुद्ध भाषा में वो ये है, when we calculate GDP using today's prices, we are creating a measure card, nominal GDP। today prices मतलब जो आज का प्राइस है। जैसे इस पेन का प्राइस मैंने आपको बताया कि आज का प्राइस है 10 रुपए। ठीक है, तो when we calculate GDP using today's prices, we are creating a measure card, nominal GDP। nominal GDP is measure of how much is spent on output, मतलब कि कितना खर्चा किया हमने आउटपुट निकालने में। और रियल जीडीपी हमारे को दिखाता है कि हाउ मच इज एक्चुअली प्रोड्यूस। ठीक है, यानी नंबर ऑफ गुड्स हमें बताता है कि हमने कितने प्रोड्यूस किए हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आपको दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ आ जाए। नॉमिनल जीडीपी मेजर करता है कि हाउ मच मनी स्पेंट ऑन आउटपुट, और ये जीडीपी मेजर करता है हाउ मच इज एक्चुअली प्रोड्यूस, मतलब कितना प्रोड्यूस हुआ है। कि जैसे मान लो 2011-12 में हमारे यहाँ आइटमें बनती थी आपकी, सपोज करो 100 आइटम्स, ठीक है, और 2020 में बनती हैं सपोज करो 200 आइटम्स। ठीक है, अब सपोज करो 2011-12 में इनका कीमत थी 10 रुपए। ओके, तो ये कितना हो गया? जीडीपी हमारा 1000 रुपए हो गया। और 2020 में इनकी कीमत सपोज करो 10 रुपए ही है। ठीक है, तो कितना जीडीपी होगा? 2000। तो यानी कि ये जो आइटम्स की वजह से जो जीडीपी में चेंज आया, ठीक है, यानी कि 1000 रुपए यहां और ये 2000 रुपए, ठीक है, जो चेंज आया, तो ये शो करेगा रियल जीडीपी। रियल जीडीपी इज अ मेजर ऑफ हाउ मच इज एक्चुअली प्रोड्यूस, मतलब कितना प्रोड्यूस हुआ है, प्रोडक्शन में कितना चेंज आया। और नॉमिनल जीडीपी हाउ मच इज स्पेंट ऑन आउटपुट। ठीक है ना, रियल जीडीपी मेजर द एग्रीगेट आउटपुट यूजिंग कांस्टेंट प्राइसेस, कांस्टेंट प्राइस रखे हमने, thus रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द ओवरऑल प्राइस लेवल। ठीक है, मतलब प्राइस लेवल में जो चेंज हुआ उसको रिमूव कर देगा। एन इंक्रीज इन जीडीपी डज नॉट, और ये मैंने आपको पहले ही बताया, इंक्रीज इन जीडीपी डज नॉट नेसेसरली मींस अ नेशन हैज प्रोड्यूस मोर आउटपुट।
और जीडीपी में इजाफा होगा इसका मतलब ये नहीं कि हमारे नेशन में गुड्स और सर्विसेज ज्यादा बन रहे हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वस्तुओं की कीमत बढ़ गई है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया था, यहाँ 100 चीजें बन रही थी या 200 चीजें बन रही थी, यहाँ 1000 2000 हुआ क्योंकि महंगाई बढ़ गई, यहाँ हमें दिख रहा है, ठीक है। लेकिन सपोज करो यहाँ पे 2 के बजाय सपोज करो 100 ही आइटम बने 2020 में, और ये आइटम बन जाए 20 रुपए की, ठीक है, तो अभी भी जीडीपी कितना हो गया 2000 रुपए। तो यानी कि जरूरी नहीं है कि वैल्यू बढ़ेगी तब बढ़ेगा, या ठीक है, गुड्स बढ़ेंगे तब भी बढ़ सकता है और वैल्यू बढ़ेगी तब भी बढ़ सकता है जीडीपी। जैसे कि ये कह रहा है एन इंक्रीज इन जीडीपी डज नॉट necessarily means a nation has produced more output. It must be specified whether the GDP in question is nominal or real. Okay, अगर तो रियल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट इंक्रीज हुई है, और नॉमिनल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। ओके, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। ये समझ आया होगा सभी को? सारे सो तो नहीं गए जर्दा वर्दा लगा के? समझ आया ना कि अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो नॉमिनल जीडीपी होगा, अगर आउटपुट बढ़ेगी तो वो रियल जीडीपी होगा। अभी समझ में आया? शुक्र है अल्लाह का। और क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे, इसको और क्लियर होता जाएगा। दोबारा से मैं एक बार फाइनल रिपीट कर दूंगा, बेफिक्र रहिए। एन इंक्रीज इन nominal GDP may just means prices have increased, while increase in real GDP definitely means that output increase. Okay, सर जी मेरा तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा, वो आपने वो रानी लगा दिया ना अपने नाम के पीछे, इसलिए डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैंने देवी लगाया था ना तब सही चल रहा था, ठीक है। देखा फिर सेल्फ ऑब्सेस होने का नुकसान। कोई नहीं, आ जाएगा, अभी रिफ्रेश कर लो दोबारा आ जाएगा। क्लास तक देवी लगा लो, ठीक है। तो एक बार दोबारा से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसकी जीडीपी डिफ्लेटर की, ताकि वो 2 क्वेश्चन है आपने उसके आंसर सही देने एकदम। दोबारा से दिमाग खोल के सुनेंगे, इन्हीं में से ही क्वेश्चन बना हुआ है और इन्हीं में से ही आपको जवाब ढूंढना है, ठीक है। एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं इसकी जीडीपी डिफ्लेटर की। जीडीपी डिफ्लेटर जिसको हम जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर, ठीक है। It measures impact of inflation on GDP. Okay, its formula is nominal GDP divided by real GDP. Nominal GDP जो कि GDP वैल्यूएट होता है करंट मार्केट प्राइस पे, और रियल जीडीपी जो कि बेस ईयर प्राइस पे, जिसको कांस्टेंट प्राइस भी बोलते हैं। तो इस हिसाब से फॉर्मूला क्या हुआ, करंट मार्केट प्राइस ऑफ नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय कांस्टेंट प्राइस ऑफ रियल जीडीपी। ओके, therefore nominal GDP represent value of finished goods and services which an economy has produced without considering the inflation. Okay, whereas real GDP value of finished goods which an economy has produced adjusted for inflation. यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, if there was no inflation then nominal GDP is equal to real GDP. Okay, and GDP deflator is a measure of inflation or price inflation or deflation with respect to specific base year. ठीक है, GDP deflator of the base year is 100, 100 है क्योंकि 2011-12 का है। तो निचोड़ वाली बात यह है that when we calculate GDP using today's prices we are creating a measure called nominal GDP, क्योंकि करंट प्राइसेस पे मेजर होता है। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, इज अ मेजर ऑफ हाउ मच इज स्पेंट ऑन आउटपुट, मतलब कितना स्पेंड किया आउटपुट पे, और रियल जीडीपी हाउ इज अ मेजर ऑफ हाउ मच इज एक्चुअली प्रोड्यूस। ओके, रियल जीडीपी मेजर एग्रीगेट आउटपुट यूजिंग द कांस्टेंट प्राइसेस, ये वर्ड जरूर याद रखना, कांस्टेंट प्राइसेस। ओके, thus removing the effect of changes in the overall price level। और जो लास्ट में प्योर ज्ञान की जो बात है वो ये है, इंक्रीज इन जीडीपी does not necessarily mean a nation has produced more output. It must be specified whether the GDP in question is nominal or the real। और जीडीपी अगर नॉमिनल होगा इसका मतलब ये होगा कि प्राइसेस बढ़े हैं, और अगर रियल जीडीपी में अगर जीडीपी में इजाफा हुआ रियल जीडीपी में, उसका मतलब हुआ आउटपुट इंक्रीज हुई है। ओके, तो अभी क्वेश्चन करते हैं। आई होप you would be able to answer all question। पहले मैं क्वेश्चन रीड आउट करूंगा तभी उसके बाद आंसर देंगे। with respect to GDP deflator consider the following। the GDP deflator is used as a measure of inflation। okay, the deflator comes with a more significant lag of time than CPI WPI। okay,
द जीडीपी डिफ्लेटर कैन नॉट इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी। क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है, तो देंगे आंसर। वेटिंग, बिंदु का गलत, सोफिया का गलत, जोबनप्रीत गलत, शिवम का सही है, चांदनी का सही है, शशांक का सही है, शिवानी, सारा, ज्योतिका, गिलप्रीत, मीनू। वो मैंने देख लिया यार कि ना एक देता है ना, जो गलत देता है ना पहले उसी का सीक्वेंस फॉलो होता है। मैंने आपको बताया सर नॉट करेक्ट, इनमें से करेक्ट जो नहीं है तो वो बी है सर। ओ सॉरी सी है, हाँ सॉरी बी है यार। अरे सी किसने दिया, सी किसने दिया, सी किसने दिया, सी गलत है, सी गलत है, बी है, बी नॉट करेक्ट ना, सॉरी बी है इसका आंसर। मेरे को लगा 3 ऑप्शन सी में दिया हुआ, इसका आंसर बी है। देखा, वही ना भेड़ चाल है, जिसने एक ने सी दिया ना वो सभी सी देने लगे। तो मैंने देख लिया यार, रुक जाओ यार, बी वालों की दोबारा से इज्जत करनी पड़ेगी। हाँ बिंदु का सही है, सोफिया का सही है, जोबनप्रीत का सही है, नेहा का सही है, मुस्कान का सही है, रवीना का सही है, और यहाँ से राजन ने सी बोलना शुरू हुआ तो सबने सी 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 कॉपी करना शुरू कर दिया। श्रुति का सही है, इट्स करेक्ट आंसर इज बी, मतलब इनकरेक्ट इसमें पूछ रहे नॉट करेक्ट, तो 3 है, ठीक है। देखो जीडीपी वेटर इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, आपको पता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए आता है। वो कहता है जीडीपी वेटर कैन नॉट इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी, अभी तो मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दोनों मेजर करता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, ठीक है। तो यहां तो ये ऑप्शन तो काट दो, ठीक है, इन तीनों में से आंसर होगा, ठीक है, इन तीनों में से आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन तो सही है, तो इधर से पहला ऑप्शन भी हट गया। तो अब दूसरा ऑप्शन देखना आपने, डिफ्लेटर कम्स विद अ मोर सिग्निफिकेंट लैंग ऑफ टाइम देन सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। ये मैंने आपको बताया था कि जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है या तो वो क्वार्टरली आता है यानी 3 महीने में एक बार, या फिर वो आता है सर ईयरली, ठीक है। और जबकि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई कब आता है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई कब कब आता है, अरे मंथली आता है, मंथली वे, मंथली 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 आता है, हर महीने आता है, ओके। ये क्वार्टरली ईयर आता है, मतलब ये वो कह रहा है कि कुछ टाइम बाद में विद अ मोर सिग्निफिकेंट लैग ऑफ टाइम, यानी कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई से कुछ टाइम बाद आता है जीडीपी, ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट आपकी ये भी सही है, ओके। तो इसमें पूछा है नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट क्या है आपकी 3 ओनली, ठीक है। तो यानी कि ये डिफ्लेशन भी मेजर करता है, ओके। डब्ल्यूपीए दिखा देना भाई, वीकली वीकली वो सिर्फ प्राइमरी आर्टिकल्स की रिपोर्ट देता है, ओवरऑल मंथली निकलता है भाई, एक बार आंखें खोल के ध्यान से देख लेना, ठीक है। रिपोर्ट उसकी जो ओवरऑल डब्ल्यूपीए आता है वो मंथली आता है, ओके, सीपीआई भी मंथली आता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद रेफरेंस टू जीडीपी डिफ्लेटर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज द रेशियो ऑफ जीडीपी मेजर्ड एट करंट प्राइसेस टू द जीडीपी मेजर एट कांस्टेंट प्राइसेस। जब तक क्वेश्चन रीड नहीं करूंगा आंसर मत देना। इट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट्स द चेंजेस इन द कंजम्पशन पैटर्न एंड स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन इन द इकोनॉमी। तो इसका आंसर बताएंगे, बताएंगे सर इसका आंसर। बिल्कुल सही, बिंदु ने सही दिया, शन्ना ने सही दिया, सारा ने, चांदनी, सोफिया, रवीना, शिवम, सभी ने सही दिया, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2। ये आपको मैंने बताया था कि करंट प्राइसेस पे नॉमिनल जीडीपी और कांस्टेंट प्राइसेस पे आपका रियल जीडीपी, ओके। तो नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल उसकी रेशियो है, ओके। दूसरी, इट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट्स द चेंजेस इन द कंजम्पशन पैटर्न, कंजम्पशन पैटर्न में चेंज होते हैं, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर में वो सारी चीजें आती हैं, जबकि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में कुछ आइटम्स हैं, बास्केट में कुछ आइटम्स हैं, ठीक है, लेकिन जीडीपी में लगभग सारी चीजें आती है जीडीपी डिफ्लेटर में, ठीक है। तो इसमें कंजम्पशन पैटर्न भी इसी तरह रिफ्लेक्ट होता है और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी रिफ्लेक्ट होती है, ओके। तो ये चीज भी आप एड ऑन कर सकते हो, तो इसका आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2, ओके। आपका ये होमवर्क है, ये होमवर्क क्वेश्चन लिख लो, इसका मेरे को सभी ने
बना के देना, इसका आंसर बना के देना, ये क्वेश्चन लिख सकते हो आप। Why do increases in real GDP indicate an improvement in living standard, whereas increases in nominal GDP might not? इसका आंसर आज की क्लास में से ही मिल जाएगा आपको। दोबारा से क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या पूछ रहा है कि रियल जीडीपी में इंक्रीज होना ये इंडिकेट करता है कि इंप्रूवमेंट हो रही है रियल लिविंग स्टैंडर्ड में, जबकि नॉमिनल जीडीपी में इंक्रीज होता है ये नहीं शो करता कि इंप्रूवमेंट हो रही है लिविंग स्टैंडर्ड में। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये भेदभाव क्यों? तो इसका आंसर सभी ने देना है। और सर एक बात है, हाँ जी बोलो जी, क्या बात है, क्या बात है वे जट्टा, क्या बात है, बताओ, बताइए भैया। अरे बोलो, मुंह में जर्दा लगा लिए हो या हाथों में मेहंदी? कह रहा बात भूल गया लगता है। सर आपकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलती यूट्यूब पर। अरे पाजी, आज रिकॉर्ड कर दिए हैं लेक्चर, सारा दिन रिकॉर्डिंग सुनना, ठीक है? मेरे को ये नहीं, मेरे को ना एक सिंपल सी बात नहीं समझ आती, ईमानदारी से बताना, पिक्चर देख के आते हो घर में, दोबारा उसको रिकॉर्ड करते हो वहां पे, फोन लेके जाते हो कि रिकॉर्ड कर लूं? ऐसे कभी करे हो? थिएटर में रिकॉर्ड कर रहे हो साथ में, कि उसको ध्यान से देखते हो और वो दिमाग में रिकॉर्ड हो जाती है, कि उसको ध्यान से देखते हो रिकॉर्ड हो जाती है? ऐसा ही होता है मेरे ख्याल से। हाँ सर, वो तो मूवी होती है ना सर, और मूवी तो मेरी फेवरेट है, जिसमें ऋतिक रोशन आता है, कैटरीना कैफ आती है, वो कैसे बोल सकते हैं सर? ना 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 सर, उसमें ऋतिक रोशन का नाम कबीर है, कैटरीना का नाम ये है, वो कैसे बोल सकते हैं? ना ना सर, वो तो मैं बता दूंगी सर, इस गाने में उसने सिक्स पैक एब्स दिखाए थे, उसमें ये डोले वाला डांस था, उसमें ये था, फलाना ढिमकाना है, वो कैसे? ना 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 सर, पहले ब्रेकअप हुआ था उनका, लास्ट में वो गुंडा आता है, फिर उसको बचा लेता है वो लड़की को उधर से, फिर ऐसे, फिर वो मार मार के फिर वो सेट हो जाती है। वो तो सर मेरे को पूरे टिप्स पे याद है, लेकिन पता नहीं सर आपकी क्लास में ना मेरा दिल ही नहीं लगता, मेरे को याद ही नहीं होती सर, ऐसे क्या करूं मैं, क्या करूं देवी जी? इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, ठीक है ना? वो कह रही देखो आपको भी याद है। तो मेरे को ये भी याद है ना, तो मैं तो दोनों चीजें याद रखता हूँ, मैं तो मूवी भी याद रखता हूँ और ये भी याद रखता हूँ, तुमने भी तो दोनों याद रखने हैं। वो कह रही सर यहाँ पे कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो यार प्लीज मेक श्योर कि जैसा आप मूवी में इंटरेस्ट दिखाते हो तो इसमें भी वैसा इंटरेस्ट दिखाओ, ओके? ठीक है ना? प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर ऑल द थिंग्स, ठीक है? इन केस आप, आपको नहीं याद रहता तो एटलीस्ट आपने स्क्रीनशॉट तो लिए हुए हैं ना, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट तो लिए हैं, और साथ साथ भी तो जॉट डाउन कर ही रहे होगे कुछ लोग, कि खाली ऐसे आराम से पीछे चाय का गिलास लेके ऐसे सुस्कियां भर रहे हो कि कब कोई चुटकुला आएगा तो हम लोग हंसेंगे, और ठीक है वो मुद्दे की चीज है, बाकी चीज पे ध्यान नहीं देना, है ना? मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं कुछ, एक दो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुए थे पीछे ड्यू टू स्टोरेज इशू, ठीक है? बट आज का लेक्चर भी रिकॉर्ड हो चुका है, तो रवि सर को आप बोल दीजिएगा तो वो अपलोड कर देते हैं, ठीक है? उनके पास है वो सारा। ठीक है? अच्छा, कभी स्लाइड नहीं शो होती तो भाई स्क्रीनशॉट लेनी है आप लोग, आई थिंक ग्रुप में भी शेयर करते हो मेरे ख्याल से, है ना? ग्रुप में शेयर कर देना डियर, ठीक है ना? तो ये आपका होमवर्क है, ये आपने बताना है। अच्छा आगे चलते हैं। हाँ, तो ये ग्राफ देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया 2011-12 अपना बेस ईयर है, ठीक है? तो इसका जो जीडीपी डिफ्लेटर था वो था 100 रुपए, 100 था, ठीक है? तो अभी देख सकते हो 100 से बढ़ के जो जीडीपी डिफ्लेटर, जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गया, 128.8 पे, यानी 2018 तक का बता रखा है, ठीक है? और इससे पहले वाली ज्यादा थी, तो एक बेस ईयर कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? जिससे कंपैरिजन हो जाता है हमारा, ठीक है? तो वो कहता है कि इंक्रीजिंग डिफ्लेटर, मतलब कि ये जो डिफ्लेटर इंक्रीज हो रहा है 100 से 107, 114, 118, 120 इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग डिफ्लेटर रिफ्लेक्ट्स अ स्टेडी इंक्रीज इन इन्फ्लेशन,
मतलब कि ये धीरे धीरे इन्फ्लेशन में इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू कंटिन्यूअस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं इकोनॉमी को। अ डिफ्लेटर अबव 100 इज एन इंडिकेशन ऑफ प्राइस लेवल बीइंग हायर एज कंपेयर टू द बेस ईयर 2012 इन दिस केस, ठीक है। वो कहता है कि 100 से ऊपर का जो जीडीपी डिफ्लेटर है ये शो कर रहा है कि अभी प्राइस लेवल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं एज कंपेयर टू द बेस ईयर। जाहिर सी बात है, बेस ईयर हमारा तो 2011-12 है, 2012 हमने लिया जैसे 100 है, इससे बढ़ रहा है तो उसका मतलब जाहिर सी बात है ना, प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, तो वो देखने वाली बात है कि रियल जीडीपी में इंक्रीज हो रहा है, नॉमिनल जीडीपी में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर एक कैलकुलेशन करनी होती है, तो आपको इसके बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है और आपको ये पता होना चाहिए इसका बेस ईयर क्या है, ठीक है। रियल जीडीपी का मतलब पता होना चाहिए, नॉमिनल जीडीपी का मतलब पता होना चाहिए। इंक्रीज नॉमिनल जीडीपी में होता है तो उसका मतलब प्राइसेस बढ़ते हैं, रियल जीडीपी में बढ़ता है तो इसका मतलब आउटपुट बढ़ती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो इसमें आप मेरे को ये बताओ कि इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन में डाउट हो। आपको सारे क्वेश्चन मैंने दिखा दिए हैं, तो ये अभी आपके अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन जितने भी 25-30 क्वेश्चन जितने भी हैं वो हो चुके हैं। और इसमें मैंने आई मेक श्योर कि मैंने हर चीज इसमें डाली है। फिर भी कोई कोई टॉपिक अगर रह जाए तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हो, हम लोग उसको जरूर ऐड ऑन करेंगे अपने नोट्स में। कोई डाउट हो, कोई डाउट, कोई क्वेरी, क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की स्लाइड दिखाना, ये जानबूझ के पूछा है इसने। ये ले स्टार्टिंग से एसएस लेना सर, एसएस है, एसएस लेना है, एसएस, वाह जी वाह, स्क्रीनशॉट लेना, एसएस लेना है, क्या बात है। ऐसी ये इनकी भी शॉर्ट फॉर्म बना दिया करो ना मेरे बेटे, है ना, जैसे बताई थी ना। हाँ, एब्रीवेशन ये जैसे बताई थी ना, आई प्लस यू प्लस एस, accelerated inflation, decrease in rate of inflation, decrease in rate of inflation and slowing inflation। हाँ तो भाई 3 तो दिखाई हुई थी, क्वेश्चन नंबर 3 ही तो दिखाया हुआ था। भांग वांग खा ली क्या? 3 ही तो दिखाई हुई थी, ये 3 नहीं है, ये भाई 3 ही तो दिखाई थी। ये लो यार, ये लो, सारी तो दिखा रहा हूँ एक एक करके, शुरू से तो दिखा रहा हूँ, देख लेना आराम से। Now everything is fine. Okay, whenever I have a doubt, I'll let you know, sir. Okay, सोफिया जी, सर एक क्वेश्चन पूछो। हाँ जी, पूछो 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 पूछो, जल्दी जल्दी पूछो, मेरे को शादी पे जाना है। बेइज्जती नहीं करे, अरे देवी जी आप हमारी खास हो, आपकी बेइज्जती मतलब हमारी बेइज्जती। पूछिए सर, इफ जीडीपी एट करंट प्राइसेस इक्वल टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, इसका मतलब क्या हुआ? अरे बताया तो था देवी जी, तो बताया तो था, जब रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ये देखो पोटेंशियल जीडीपी और कांस्टेंट जीडीपी, इसका मतलब कि प्राइस बढ़ा ही नहीं, इसका मतलब प्राइस बढ़ा ही नहीं, इन्फ्लेशन हुई ही नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ ना सर, प्राइस बढ़ा ही नहीं, इसका मतलब यही हुआ ना बाजी। आप सपोज करो कि 2010 में, सपोज करो 2010 में आपने ये पेन खरीदा देवी जी 10 रुपए का, ठीक है, और 2020 में भी ये वाला पेन आपको मिल रहा है 10 रुपए का। अब इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब क्या समझे कि महंगाई नहीं बढ़ी, जाहिर सी बात है ना। इज इट पॉसिबल इन रियलिटी? नॉट, नहीं, इतना टाइम के बाद तो बढ़ ही जाता है, वैसे पॉसिबल है ही नहीं यार, बढ़ ही जाता है, क्योंकि वो बताया था ना कि मॉडरेट रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज नेसेसरी बिकॉज इट मोटिवेट द इन्वेस्टर, ठीक है, इट एक्ट्स एज अ इंसेंटिव टू बूस्ट द सप्लाई इन द इकोनॉमी, ये बताया था ना, याद हो वो लाइन? मैं धीरे धीरे स्लाइड शो कर रहा हूँ एक एक करके, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी जल्दी करेंगे। और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन, जल्दी से, जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। आप सभी के क्वेश्चंस का स्वागत किया जाएगा, किसी की बेइज्जती नहीं की जाएगी।
सबको बखूबी जवाब दिया जाएगा। जल्दी 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 स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना साथ साथ? भाई 1 सेकंड लगता है स्क्रीनशॉट लेने में। वैसे भी व्हाट्सएप चैट के तो तुमने बड़े स्क्रीनशॉट इकट्ठे कर रखे होंगे यार। यस देवी जी, यू कैन गो नाउ। या धीरे धीरे चलो, बेबी स्टेप्स। चलो 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 जल्दी चलो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। तो थैंक यू सो मच जिन बच्चों ने आज का लेक्चर